पहले तो जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं जो आपको लास्ट से दिया हुआ था। उसके बाद फिर आगे कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं और कुछ छोटे छोटे थ्योरी सेक्शंस भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है और उसके सामने में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी डाल रखा है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इससे रोटेट करने के लिए हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या करें, इसके इसके ऊपर टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन कैलकुलेट करें। और उसके बाद फिर आप ये कैलकुलेट कर लें कि वहाँ पे टाउ एक एंगुलर पोजीशन का फंक्शन होगा और उसमें टाउ डी थीटा कर लें। एक तो ये तरीका होगा। और दूसरा तरीका होगा कि अगर आप ऐसे याद करो, एक जस्ट जो लास्ट क्लासेस में हमने जो एक छोटी सी सेक्शन कवर कर रखी है कि करंट कैरिंग लूप को हम एक बार मैग्नेट की तरह देखते हैं। और बार मैग्नेट को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे उसके साथ एसोसिएट करते हैं जिसकी वैल्यू -m.b होती है। तो अगर मैं ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर सकूं तो फिर उस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही बेसिकली वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा। सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो अब ये चीज है कि वो -m.b जब आप करते हो तो दैट कैन ओनली बी डन इफ द बार मैग्नेट और द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। बट यहाँ पे जो ये लूप है ये इस वायर के फील्ड में प्लेस्ड है जिस वायर की फील्ड खुद ही एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये है कि हाउ डू वी रियलाइज दिस कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर इस केस में आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको छोटे छोटे बहुत सारे लूप्स में डिवाइड करें, बहुत सारे छोटे छोटे लूप्स में डिवाइड करें। जैसे अगर मैं यहाँ से सपोजली एक रैंडम डिस्टेंस एक्स पे चला जाता हूँ, मान लेते हैं लेट अस से वी गो टू अ रैंडम डिस्टेंस एक्स। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पतला सा स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे इमेजिन करो, ये एक पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया और इस पतली सी स्ट्रिप के थिकनेस को मैंने dx मान लिया। क्लियरली आप इसमें तो देख सकते हो कि इस पतले से स्ट्रिप में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। करंट कैरिंग वायर की वजह से आप थंब को उधर रखो करंट के डायरेक्शन में एंड अपने फिंगर्स को कर्ल करो। जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो क्लियरली आपको ये दिखेगा कि जो फील्ड है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रही है, इनटू द प्लेन आपकी फील्ड आ रही होगी। अब ये तो एक यूनिफॉर्म फील्ड है क्योंकि ये तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। बट इसमें करंट कहाँ है? करंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे यहां से अगर देखोगे तो इसको ऐसे सोचें कि यहां से यहां तक ये करंट आपका इस डायरेक्शन में है। और फिर ये रिमेनिंग पोर्शन में आपका करंट जो होगा, रिमेनिंग पोर्शन में जो करंट होगा वो इसके अकॉर्डिंग देख लें। तो यहां से ऐसे होके फिर आपका ऐसे होके चला जाएगा ऐसा। क्या आपको रियलाइजेशन हो रही है? इसमें करंट इधर और इसमें करंट इधर, ऐसा दिखा देंगे। यस। क्या सबको रियलाइजेशन हो रही है चीज की? तो यहाँ पे हाँ सर। है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट बाद के रेफरेंस के लिए आपके लिए रह जाएगा। ये देखो, ये पिंक कलर का हाईलाइटेड सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं इसको एक सिंगल करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट करने वाला, ट्रीट दिस एज अ सिंगल करंट कैरिंग लूप। और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो हम ऐसा चूज करने वाले हैं, इधर से घूम के इधर एंड देन इधर, हाँ ऐसा। ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही हम हमारा करंट जो होगा वो कितना होगा, I2 आप हाइपोथेटिकली दिखा सकते हैं। यही सेम करंट आपका I2 भी इधर ही फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। अब इस I2 करंट कैरिंग लूप में जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है ये तो क्लियरली आप देख सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन है। राइट, अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, आपको थंब बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको मैं DM मार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं बाहर की तरफ मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसको DUI कह लिया। ठीक है। दैट विल बी -DM.B। बी जो होगा वो पोजीशन एक्स का लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो डीएम की वैल्यू को यहाँ पे लिख लें। सो दिस विल बी करंट विच इज माइनस ऑफ, ये माइनस तो रहेगा ही, करंट इज I2 रादर, एंड एरिया इज बेसिकली CDX। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज μ0I1 डिवाइडेड बाई 2πx। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट इनके बीच में एंगल कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट 180 डिग्रीज। 180 डिग्री से आपको दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 180 डिग्री भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो ये आ गई है माइनस ऑफ म्यू नॉट, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, μ0I1I2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2π इंटू DX ओवर एक्स। दिस इज DU इनिशियल एंड देयरफॉर अगर U इनिशियल निकाल लें हम तो ये हो जाएगी μ0I1I2 multiplied by C divided by 2 pi integration of dx over x, and this x का लिमिट इज a to b। तो ये वैल्यू हो गई μ0I1I2 into C divided by 2 pi, and this is ln of b over a।
दैट्स द इनिशियल पोटेंशियल, ये है आपका इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। जब आप इसको रोटेट कर दोगे, सोचो इसके अबाउट आपने 180 डिग्रीज रोटेट कर दिया, तो क्या लूप का डिस्टेंस इस वायर से चेंज हुआ है क्या? क्या लूप का डिस्टेंस इस वायर से चेंज हुआ है? सर आप एलिमेंटल लूप के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पूरे लूप इस पूरे लूप की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, इतना नहीं। इस नो पूरे सर। loop की कोई डिस्टेंस में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखने वाले हैं, राइट? बस दी ओनली डिफरेंस इज करंट का डायरेक्शन अब आपको उल्टा दिखेगा, दिखेगा नहीं? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा दिखेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी उल्टी आ जाएगी, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर उल्टी आ जाएगी तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आपका फाइनल पोटेंशियल जी भी होगा। दी ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फाइनल पोटेंशियल जी आपका पॉजिटिव आया है, उस केस में फाइनल पोटेंशियल जी आप जब लिखोगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा कि नेगेटिव आ जाएगा, राइट? है नेगेटिव ना? आएगा इसका, यस। तो इस वजह से जब हम फाइनल पोटेंशियल जी लिखेंगे, सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, अब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल पोटेंशियल जी आप लिखोगे जस्ट एक नेगेटिव के साथ लिखोगे, ये म्यू नॉट I1 I2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ln ऑफ b बाई a हो जाएगा। एंड एज वी नो दैट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज जस्ट द चेंज इन पोटेंशियल जी, तो इसको u फाइनल माइनस ऑफ u इनिशियल कर लेंगे। अब u इनिशियल तो खुद ही नेगेटिव ऑफ u फाइनल है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं एक वजह से, इसमें जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो फाइनल पोटेंशियल जी खुद ही नेगेटिव ऑफ इनिशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट? और ये वैल्यू आपके फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, दिस विल बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln ऑफ b बाई a, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट यस। क्वेश्चन। ये रिलेटिवली एक आसान क्वेश्चन था, ये काफी लोगों ने किया क्योंकि सोल्यूशन भी काफी लोगों ने मुझे भेजा था, तो आप लोगों ने ये कर लिया था अच्छे से ही, एंड विच इज ओके। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने आने चाहिए। इसमें आपको एक सेमी सिलेंड्रिकल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दे रखा है, और इसमें आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सेंटर पे, मतलब वहां पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसका सिचुएशन अगर हम शो करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसमें करंट किधर है, बाहर की तरफ है, तो इसमें आप यहाँ पे करंट बाहर की तरफ दिखा दो, तो इसमें डॉट्स लगा दे रहे हैं जस्ट टू इंडिकेट कि करंट बाहर की तरफ है। और इसके लिए हमें फील्ड निकालनी है। सबसे पहला काम है, आप एलिमेंट्स चूज करो सिमेट्रिकली। अगर हम इधर जाएं, एक रैंडम एंगुलर पोजीशन थीटा पे, और एक स्ट्रिप चूज कर लें डी थीटा का, और सिमिलर एलिमेंट हम इस साइड भी चूज कर लें, इधर से भी ये थीटा, एंड दिस इज डी थीटा का स्ट्रिप। तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आपका DI होगा आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे भी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट होगा DI आउट ऑफ द प्लेन। ये एक पतला सा थिन करंट कैरिंग वायर है जो एकदम इनवर्ड डायरेक्शन में आपका पॉइंट कर रहा है, करंट का लेंथ जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और करंट है आपका किस तरफ, बाहर की तरफ। तो इस सिंगल करंट कैरिंग वायर की वजह से और इस सिंगल करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड का सुपरपोजिशन बेसिकली करना पड़ेगा हमें। तो इंडिविजुअली एक एक का फील्ड का सुपरपोजिशन करें। पहले हम लेफ्ट वाले वायर जो है उसकी फील्ड कर लेते हैं। तो इसमें अगर करंट को आप बाहर की तरफ रख रहे हो और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो वो जो रेडियल लाइन है उस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखेगा। तो यहाँ से इसके लिए जो रेडियल डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर मतलब कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये फील्ड को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप देखो। सो ये फील्ड को मैंने इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मार्क किया, ठीक है। सो दिस इज DB लिख लेते हैं, दिस इज DB। ये आपका लेफ्ट वाला जो करंट एलिमेंट दिखाया उसकी वजह से है, ठीक है। नाउ सिंस दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा, दिस हैज टू बी 90 माइनस थीटा, सो दिस हैज टू बी थीटा। तो ये वाली एंगल को हम कंफर्म होकर दिखा सकते हैं कि थीटा ही होगी। अब हम राइट वाला जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से दिखाते हैं, उसकी वजह से भी सेम लॉजिक से उस लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये लेंथ से परपेंडिकुलर दिखाया हमने, ये इस लेंथ से परपेंडिकुलर है,
और ये वाली इस लेंथ से परपेंडिकुलर। थोड़ा सा ध्यान देना किसके साथ परपेंडिकुलर हमने मार्क किया है, ठीक है। सो इसको भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे डीबी होगा, एंड सिमेट्री से क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये वाली एंगल भी आपकी थीटा आ जाएगी। और क्लियरली अब आपको तो दिख ही गया कि इनका जो वेक्टर सम करेंगे तो 2 dB cos थीटा हो जाएगा, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो देयरफॉर अगर आपको नेट फील्ड निकालनी है बी नेट, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB cos थीटा आ जाएगी। और इस एक्सप्रेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो dB इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा जो पतला सा जो एलिमेंट चूज किया था उसके लिए, और वो तो एक पतला सा करंट कैरिंग वायर है, तो म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर। ये हो गया डीबी का एक्सप्रेशन, एंड इसके साथ फिर कॉस थीटा की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें आप म्यू नॉट बाई पाई आर इसको बाहर निकाल सकते हो, और डी आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा करंट टोटल आपको आई दिया हुआ था, और वो एंगुलर पोजीशन आपकी पाई में स्प्रेड थी, और इस स्ट्रिप की जो एंगुलर पोजीशन है वो डी थीटा की है, तो करंट पर यूनिट एंगल आई बाई पाई हो गया, और उसकी एंगुलर विड्थ आपकी डी थीटा की थी, तो उससे डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फिर कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये थीटा का लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, 0 से लेके पाई/2 या -पाई/2 जीरो से टू पाई बाई टू। 0 से पाई/2, ठीक है। अगर 0 से -पाई/2 से +पाई/2 कोई लेता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, सिर्फ डीबी का सिर्फ डीबी का। सिर्फ डीबी cos थीटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता फिर वो, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंगली अभी ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर, एंड फिर cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा के लिमिट्स डाल देंगे 0 से लेके पाई/2 तक, ये क्लियरली आपको दिखेगा, दिस इज म्यू नॉट आई ओवर पाई स्क्वायर आर। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The non-conducting disk of radius r is uniformly charged with q and then made to rotate with a constant angular velocity about its own axis at angular velocity omega. Find the magnetic field at the center of the disk. ये भी relatively easier category में जाएगा. This is not a difficult question. यहाँ पे आपके पास एक डिस्क है और इस डिस्क को उसने चार्ज कर रखा है, इस डिस्क को चार्ज कर रखा है, मतलब अंदर में आपको ये इमेजिन करना है कि हर जगह चार्जेस स्प्रेड है। इसकी रेडियस आपको आर दी हुई है, और इसे एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन किया जा रहा है, और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है कितनी आएगी। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इससे एक रैंडम डिस्टेंस पे जाके पहले तो आपको एक पतली सी रिंग चूज करनी पड़ेगी। तो वही काम सबसे पहला काम करेंगे हम। सो हम एक रैंडम से डिस्टेंस पे गए, और वहां पे हमने क्या किया, एक पतला सा स्ट्रिप चूज कर लिया। अब इस पतले से स्ट्रिप में कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, और वो चार्ज गोल गोल घुमाई जा रही है, तो इसको आप एक करंट कैरिंग लूप की तरह इमेजिन कर सकते हो, और उस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हम डीबी लिखेंगे, और उस डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, हमें टोटल फील्ड मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम है, इस करंट कैरिंग पतले से लूप जो दिख रही है उसकी वजह से आपको फील्ड निकालना पड़ेगा। इसे सपोजली हम आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप चूज कर रहे हैं, तो इसमें जो डी क्यू चार्ज होगी, इसमें इस पतले से स्ट्रिप में जो चार्ज डी क्यू होगी, ये वाला पतला सा स्ट्रिप जो आपको दिख रहा है, तो ये dq जो चार्ज होगी दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ उस स्ट्रिप का एरिया विच इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये पाई गेट्स कैंसल आउट, एंड दिस बिकम्स 2q ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर डी आर। ये हो गई आपकी टोटल चार्ज उस पतले से स्ट्रिप में। तो इसकी वजह से जो करंट सर्कुलेट होगी, वो करंट को हम डी आई लिख लेते हैं। डी आई इज द करंट ऑन दैट पर्टिकुलर रिंग जो हमने दिखा रखा है। तो ये डी आई की वैल्यू को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो डी आई विल बी डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन पता है, राइट। चार्ज पर यूनिट Yes. टाइम पीरियड करना है, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा का है, और डी क्यू की वैल्यू को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सो दिस इज 2 पाई बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू ओमेगा ओवर 2 पाई। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक मिनट, ये 2q था, मैंने 2 पाई लिख दिया। दिस इज 2q, 2 कैंसिल आउट हो गया। सो दिस बिकम्स q ओमेगा बाई पाई आर, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ आर डी आर। सो दिस इज डी आई। एंड अब अगर आपको डी बी कैलकुलेट करनी है इसकी वजह से, सो दैट विल बी म्यू नॉट इंटू डी आई
डिवाइडेड बाई 2r। ये कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं? म्यू नॉट आई बाई 2r किसका एक्सप्रेशन है? करंट कैरिंग लूप का फील्ड सर्कुलर लूप का, राइट? सर्कुलर लूप करंट लूप है, एंड इसकी वजह से फील्ड आपको म्यू नॉट आई बाई 2r लिख लेनी है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, डी तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r and that multiplied with this becomes q omega over pi r into r dr, और ये r और ये r कैंसिल आउट हो गया, और अब आपको नेट फील्ड चाहिए, तो म्यू नॉट q omega by 2 pi r एंड देन दिस इज सिंपली dr, और इसको आपको इंटीग्रेट करनी है। ये r का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कैपिटल जीरो r से तक। कैपिटल आर। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट q omega by 2 pi, क्योंकि r तो कट ही जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या दिख रही है? एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये r के इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं सीधा স্যার একটু স্ক্রল আপ করবেন, একটা জিনিস দেখুন। बोल रहा हूँ। স্যার আর স্কয়ার হবে তো ঠিক আছে। এটা আর सर স্কয়ার आर स्क्वायर है डी आई के। एक चीज छूट गया यहाँ पे, एक चीज छूट गया यहाँ पे। ये आर स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे भी आर स्क्वायर आएगा, हाँ सर एक और बचा रहे। फिर आर स्क्वायर यहाँ आएगा, और आर स्क्वायर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पे एक आर आएगा। एक्चुअली सही भी है, क्योंकि डायमेंशनली थोड़ा ध्यान देना चाहिए था मुझे। डायमेंशनली अगर देखोगे तो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ये क्या है? करंट है ना, करेक्ट। राइट? हाँ और सर डायमेंशनली तो हमें म्यू नॉट आई बाई आर, ये डिस्टेंस तो मिलना चाहिए था ना डायमेंशनली, क्योंकि फील्ड आप Yes, कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? आप जितने भी एक्सप्रेशन को देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो भी रिजल्ट आपने मेमोराइज किया है, आप याद करो उसमें म्यू नॉट आई बाई आर का ही एक्सप्रेशन है ना, है ना? यस तो डायमेंशनली वो आना भी चाहिए था, नहीं तो कहीं ना कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे थे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको स्ट्राइक करे तो बहुत ही अच्छी सी चीज होगी। जैसे इसमें क्या कर रखा उन्होंने, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स द डिस्क इज मेड टू रोटेट अबाउट z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये डिस्क को x और y एक्सिस को टच करा के दिखा रखा है, और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन करा रखा है। नाउ दे आर सेइंग द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस ऑन डिस्क एट ओरिजिन इज v नॉट, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। सबसे पहली चीज आपको ये स्ट्राइक करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट को कैसे यूज करें, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द ड्यू टू चार्जेस ऑन डिस्क एट ओरिजिन इज वी नॉट। क्या हमको डिस्क के लिए कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल पता है? डू वी नो दैट एनी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन? हमको रिंग का पता है, वो भी रिंग के एक्सिस पे पता है ना, राइट? यस हम रिंग के किसी Yes. भी रैंडम पॉइंट पे तो हम नहीं निकाल सकते। रिंग दे दिया और उसके किसी रैंडम पॉइंट पे हमको पूछ लिया पोटेंशियल क्या है, ये नहीं करते। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सिस पे ही मैक्सिमम पता होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जो एक्सपेक्टेड है कि आप रटेंगे यहाँ पे। देयर इज नो वे कि आप कर सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी एक रैंडम से डिस्टेंस पे, सपोजली यहाँ पे आप रैंडम से डिस्टेंस आर पे गए, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा इमेजिन करो कि यहाँ पे एक एलिमेंट दिख गया चार्ज का, जिसको आपने डी क्यू बोल दिया। तो अगर ये डी क्यू चार्ज की वजह से अगर मुझे कोई पूछे पोटेंशियल कितनी है ओरिजिन पे, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, डी वी एट ओरिजिन, और इसे हम क्या लिखते, के इंटू डी क्यू ओवर आर, ये लिखते। तो अगर उसने पूछा पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू ओवर आर, यही तो लिखनी पड़ेगी आपको, लिखनी पड़ेगी ना, यस राइट? यस तो इसका मतलब बेसिकली इस तरह का एक्सप्रेशन अगर सपोजिटली फील्ड निकालने में भी आ गया तो उसको तो हम यूज कर सकते हैं। तो मे बी इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आ रहा होगा फील्ड में भी, इसी वजह से उन्होंने ये दे रखा है। तो इसको लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब ये डी क्यू बाई आर कैसे कैलकुलेट करें, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। बस यहाँ से एक चीज देख लो कि आपके पास डी क्यू बाई आर का वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि ये टर्म आप निकाल नहीं पा रहे हो, इसको अलग से छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर आर, ये एक्सप्रेशन में कितनी आएगी, 4 पाई V naught by K. नॉट इंटू वी नॉट, यही आएगी ना, आएगी? यस सर। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो उसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पोटेंशियल तो ठीक है हमने यूज कर लिया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के पे आते हैं। अगर डिस्क रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ऑब्वियसली ये चार्ज भी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा, होगा ही नहीं होगा, यस हाँ सर राइट? और इसकी वजह हाँ इसको भी तो एक करंट कैरिंग लूप की से इमेजिन करते थे, रिमेंबर, याद है आपको? हाँ हाँ सर। सर
तो हाँ इसके लिए भी डायरेक्टली हम वो रिजल्ट को यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसको डीबी लिख लेंगे हम। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, डीबी लिख लेते हैं पहले। अगर डीबी लिखा जाए एट ओरिजिन, तो क्या लिखना चाहिए हमें, म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। और इसको नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू नॉट बाई टू आर, और आई को लिख लिया हमने डी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने। यस एंड अब अगर मुझे नेट फील्ड चाहिए बी नॉट, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी नॉट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो चीजें बाहर आ जाएगी उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये बाहर आ जाएगा, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर आर आ गया। कैन यू सी दिस, यही तो हमको चाहिए था ना, हाँ सर। राइट। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो खुशी खुशी। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट ओमेगा बाई 4 पाई, एंड इसके साथ आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई कट गया, और ये हो गया म्यू नॉट ओमेगा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी नॉट। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर। सर, एक रिजल्ट में पता था डिस्क का। कौन सा। सर वो एकदम एज पे, मतलब सरफेस सर्कम्फरेंस पॉइंट पे। सर वो पेरिफेरी वाला। अरे वो भी तो पेरीफेरी पे ही पता है, ये क्या पेरीफेरी का पॉइंट है, हाँ नहीं। ये क्या पेरीफेरी का पॉइंट है, वो भी तो सिग्मा, तुम बोल रहे हो सिग्मा हम्म, आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट वाला ना, हाँ। तो वो तो पेरीफेरी का पॉइंट है, तो पेरीफेरी का पॉइंट भी हम्म, नहीं है, हाँ सर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तुमने वहां पे बहुत मैथमेटिक्स यूज करके वो एक्सप्रेशन को ही निकालने की कोशिश की, वी नॉट को क्या लिखेंगे हम, है ना, और उसमें फंस हाँ गए। सर, मैंने एक्चुअली सोचा था कि मतलब वो कंसेंट्रिक, मतलब उस वाले डेरिवेशन में जैसे किया था हम लोग ने, तो मतलब दो, मतलब मतलब लूप नेक्स्ट इंटीग्रल लेके ऐसा किया था कि एक वो स्ट्रिप चूज करके, मतलब इसमें ही एक ऐसा कर्व्ड कॉर्ड जैसा चूज करके वैसे करके मैं कोशिश कर रहा था, तो बट इससे बहुत ये एक अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये तो डिस्क बना दिया यहाँ पे। अगर डिस्क के अलावा कोई भी आर्बिट्री शेप भी ले लेते हैं ना, जैसे ऐसा कोई भी एक आर्बिट्री शेप भी ले लेते हैं, हम्म अगर उसने इसकी वजह से पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दे दिया वी नॉट है, तो एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड एग्जैक्टली यही रहेगी, है ना। क्योंकि मैंने शेप ऑफ डिस्क क्या है, मतलब वो जो शेप ऑफ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वो कहीं पे भी यूज हुआ हमारे लिए, नहीं सर, नहीं। नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। आप कोई भी शेप ले लो, अगर उस शेप की वजह से किसी भी लोकेशन पे अगर आपको पोटेंशियल पता है, तो उसके रोटेशन की वजह से जो आपका फील्ड जनरेट होगा, वो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, a ring of radius r having uniformly distributed charge q, ये रिंग है जिस पे रिंग है जिस पे चार्ज q को उन्होंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, and is mounted on a rod suspended by 2 identical strings। ठीक है, the tension in the strings in equilibrium is 2 T naught, since suspended in equilibrium by 2 identical strings है, और दोनों में ही टेंशन T नॉट का है, इसका मतलब ये जो रिंग हमने सस्पेंड किया है, कहाँ से सस्पेंड किया है, बीच से या साइड से, बीच से। बीच से बीच से। सस्पेंड किया है। तो इतना तो क्लियर लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी इसका वेट होगा, जो भी वेट होगा, अगर ये mg है, तो 2 T नॉट की वैल्यू को mg से मैच करना चाहिए, करेक्ट हाँ है ना। सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन है जो हमारे काम का है। मास लेना जरूरी है या बिना मास का होगा, सॉरी सर, क्या बोल रहे तो हैं? बिना मास मास लेना का जरूरी है या मासलेस भी हो सकता है। तो नहीं, मासलेस तो नहीं हो सकता। मासलेस तो नहीं हो सकता, नहीं तो टेंशन कहाँ से जनरेट होता है ना। हाँ एग्जैक्टली। बिना मास का टेंशन नहीं जनरेट हो सकता, तो इसलिए मास तो होगा ही होगा कुछ, और वो ऑब्वियसली आगे चल के वो हमारे लिए कटेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए उन्होंने मास नहीं दिया है हमें, टेंशन के टर्म्स में ही हमें आंसर भी निकालना पड़ेगा। नाउ उन्होंने क्या कह रखा है, नाउ अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड द रिंग इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक करंट आप इमेजिन कर सकते हो, और ये करंट की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, चार्ज इंटू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो इतने की करंट आप उस लूप में आप इमेजिन कर सकते हैं, और इसमें अब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी आप सोच सकते हो। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी इस डायरेक्शन में, आप फिंगर्स को कर्ल करो, आपको दिख जाएगा राइट हैंड साइड में, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिख जाएगी। इसकी वजह से अब ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है और फील्ड इस डायरेक्शन का है। आपको याद है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क देखोगे, तो वो हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर घुमा के अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो इस लूप में
अब किस डायरेक्शन की एक टॉर्क जनरेट हो रही है? इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट Anti-clockwise. हो रही है, राइट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट हो रही है। और इसकी वजह से तुम खुद ही सोच के देखो, जैसे यहां से एक सस्पेंडेड वायर है, अगर इधर से अगर मैं इसको ऐसे पुल पुश कर दूं, तो फिर इस केस में ऊपर वाला एंड क्या होगा? थोड़ा ढीला पड़ेगा, नहीं ढीला पड़ेगा? ऊपर वाला एंड हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, और नीचे वाला एंड पे क्या होगा? आप उसको और खींच रहे हो, ये इससे बंधा हुआ है, इसको और खींच रहे हो, तो फिर उस केस में पुलिंग फोर्स भी वहां पे क्या करेगा? और बढ़ जाएगा ना। हाँ सर, हाँ ठीक सर। है, Yes, sir. तो इस केस में जो लेफ्ट वाला एंड है वहां का टेंशन इंक्रीज कर जाएगा, और राइट वाले एंड का टेंशन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस Yes, sir. तो यस यहाँ पे अब अगर मैं नए सिचुएशन में अगर यहाँ पे अगर टेंशन को T1 और यहाँ पे T2 शो करता हूँ, तो मैं श्योर हूं कि T1 की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन T2। आई होप सबको ये बात समझ आ गई कि T1 को मैंने T2 से बड़ा कैसे लिया। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या क्या रखा है? Find the maximum angular velocity with which the ring can be rotated if the strings can withstand a maximum tension of 3 T naught by 2। तो ये 3 T naught by 2 में किसका टेंशन हूँ? लेफ्ट वाले स्ट्रिंग का या राइट वाले स्ट्रिंग का? T1 का. लेफ्ट लेफ्ट T1 लेफ्ट वाले left. स्ट्रिंग का। T1 ठीक है, तो क्योंकि T1 T2 से बड़ा है, इसी वजह से मुझे समझ में आ गया कि T1 की वैल्यू को ही मुझे 3 T naught by 2 लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर से वही टॉर्क बैलेंसिंग करो, फोर्स बैलेंसिंग करो। सो अगेन अगर मैं फोर्स बैलेंसिंग करूंगा तो कंडीशन क्या आएगी? T1 T1 प्लस plus T2 is equal to mg. इज इक्वल टू mg होना चाहिए। ये तो सेकंड कंडीशन हो गया। और टॉर्क बैलेंसिंग करें तो किसके वो टॉर्क लिखना प्रेफर करेंगे आप? किसके वो? Center of mass के about. Center of Right, इसका. सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो ये mg का टॉर्क आएगा, सॉरी वैनिश हो जाएगा, बट T1 और T2 का टॉर्क रहेगा, है ना? और साथ में मैग्नेटिक टॉर्क तो है ही। बट अगर हाँ। मैं Yes, sir. T2 के अबाउट लिखूं तो T2 एक अननोन फोर्स है, उसका टॉर्क नहीं आएगा, राइट? बाकी फोर्सेस तो मेरे Yes. लिए क्या है? नोन फोर्सेस है ना? हाँ sir. ये नहीं है, तो किसको प्रेफर करना चाहिए मुझे? T2 हाँ T2 T2 से. पे click करना है. समझ आ रही है? सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे तो गलत इक्वेशन आएगी, बट मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी टॉर्क के लिए। ये सब चीजें आपको रोटेशन में बहुत बार फोकस करके बताया है कि सिलेक्शन ऑफ पॉइंट हमेशा ऐसा करो जहां से आपको अननोन वेरिएबल्स ही पास करता हुआ अपीयर करे। बस इसमें एक चीज का ही बस आपको ध्यान रखना पड़ता है, यू शुड नॉट बी सिचुएटिंग योरसेल्फ इन एन एक्सेलरेटेड पॉइंट, एल्स आपको एक सूडो टॉर्क भी आपको दिखेगा। बट यहाँ पे तो सिंस पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में, तो वो सब सूडो टॉर्क का कोई झमेला ही नहीं था। तो यहाँ पे हमेशा आपके लिए प्रेफरेंस आपका पॉइंट जो होना चाहिए था वो ये सस्पेंशन पॉइंट होना चाहिए था। आई होप आपको समझ आ रही है। हाँ sir. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने अपना सस्पेंशन पॉइंट को ही अपना प्रेफरेंस पॉइंट चूज किया। लेट अस कॉल दिस एज सम पॉइंट ए, और अब मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, इसको जीरो कर रहे हैं। अब बताइए किसका किसका एंटी क्लॉकवाइज, किसका किसका क्लॉकवाइज आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज किसका है? पॉइंट ए के अबाउट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज किसका है? mg का. mg का। गुड, तो mg इंटू क्या करना पड़ेगा हमें? L/2, Yes. Right. हाँ. mg इंटू L/2 किया, फिर मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क, उसकी वैल्यू तो आपको पता है mb हो जाएगी, mb होगी ना? हाँ sir. ठीक है, एंड इसको हाँ, किससे इक्वेट करना पड़ेगा मुझे? किसके टॉर्क से इक्वेट करना पड़ेगा? T1 के. T1 का T1 टॉर्क. into L. और वो कितनी है? 3T0/2 है, Yes sir. करेक्ट? इंटू एल। और इसके साथ L मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और mg तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो कितना है? 2T0 है ना, राइट? इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कितनी हो गई? देखो तो ये वाली टर्म कितनी हो गई है? T इंटू T0 L. T0 इंटू एल हो गई है, होगी ना, राइट? तो वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर ले तो mb, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? T0 इंटू L/2 आ रही है, ना? Yes sir. यस और m तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। m कितना फाइंड किया था हमने? तो नहीं find किया. फाइंड सर नहीं किया। Q/2m into angular momentum. करंट इंटू एरिया, q ω/2 ये हो गया करंट, इंटू एरिया विच इज πr², है ना, इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी T0 इंटू L/2। उसमें तो यही पूछा था ना मैं कि कितना क्या था? मैक्सिमम ओमेगा विथ विच द रिंग कैन बी रोटेटेड। निकल गया ऐसे। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ये पाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है T0 L ओवर, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, सो QR² इंटू डी, ये आंसर हो जाएगा। इसमें सारी चीजें हमारी नॉन क्वांटिटी है। आई होप लेंथ ऑफ रॉड दिया हुआ था।
यस सर डी। सर वो डी दे रहा था। हाँ डी दिया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, इसको डी डाल देते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड आपका डी हो जाएगा, तो टी नॉट इंटू डी बाई क्यू आर स्क्वायर इंटू बी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखेगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं, बट इंटरेस्टिंग चीजें कुछ दिखेंगी ऑब्जर्वेशन में। At one end of a rigid rod of length L is attached a particle of positive charge Q, and at the other end a particle of negative charge of same modulus, मतलब same magnitude का है but polarity अलग है. The rod is moving in region of space where a uniform magnetic field of induction B pointing everywhere in the positive z direction is present. ठीक है. At a particular instant when the rod makes an angle theta with the positive x direction, it is rotating with an angular velocity omega k cap, and its center is moving with a velocity vc which is vx I cap and vy j cap. जब vc दे ही दिया तो उन्होंने vx vy बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि vc का कंपोनेंट्स आप ले सकते थे, तो आराम से ही कर सकते थे यहाँ से। अच्छा नहीं vc नहीं ठीक है, रॉड का लेंथ दिया हुआ ना, ठीक है, vx और vy तो देना जरूरी होता है क्योंकि एंगल नहीं दिया होता, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द रॉड एंड नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड एट दिस इंस्टेंट। तो दो चार्जेस हैं आपके पास, और उन दो चार्जेस के ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे किस डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड का आ रहा है, और उससे नेट फोर्स और नेट टॉर्क अपने आप ही मिल जाएगा। एक चीज सोच के देखो कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक वेलोसिटी अगर देते हो, मान लो अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन सोचो पहले, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन देते तो अगर इसकी वेलोसिटी को मैं एग्जैक्टली वीसी अगर यहाँ पे शो करूँ, सिर्फ ट्रांसलेशन का इफेक्ट अभी फिलहाल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ ओनली द ट्रांसलेशन पार्ट, तो मैं एग्जैक्टली वीसी का मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का एकदम सेम वैल्यू दोनों जगहों पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम सेम। आप Q इंटू वी क्रॉस बी करो, वी क्रॉस बी अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए करोगे, आप ये देखो वेलोसिटी आपने राइट की तरफ दिखा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो नीचे की तरफ इस तरफ आपका, इस तरफ आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा, तो इस केस में हमने ये वीसी शो किया है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी चार्ज Q इंटू VC इंटू B। वही चीज जब नेगेटिव पे कैलकुलेट करोगे तो इस केस में किधर आने वाला है, ये इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, एंड दैट विल बी अगेन Q VC इंटू B। क्या एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, है ना। Yes. अगर आप वेलोसिटी सेम रखते हो और चार्ज का जस्ट पोलैरिटी चेंज करते हो, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो एक चीज तो श्योर हो गई है, ट्रांसलेशन की वजह से कोई नेट फोर्स तो नहीं आ सकती है, ये आपको समझ आ रही है। अगर Yes. रोटेशन आप नहीं देते हो, इफ यू आर नॉट गिविंग एनी रोटेशन, यू आर जस्ट ट्रांसलेटिंग द रॉड, तो ट्रांसलेशन की वजह से कोई भी नेट फोर्स नहीं आ सकती है, ठीक है। सो ड्यू टू ट्रांसलेशन नो नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगी, कोई नेट मैग्नेटिक फोर्स नहीं आने वाली है, बट टॉर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, Yes, sir. Torque is. हाँ सर। टॉर्क तो 100% है ना। और वो टॉर्क कैसे निकालोगे आप, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन का सेपरेशन कितना है वो देखना पड़ेगा ना आपको, राइट, है ना। सर डिस्टेंस इनटू sin थीटा, एल मतलब साइन थीटा कैसे आएगा, एल sin। एल साइन थीटा आ है क्या, एल हाँ साइन सर थीटा हाँ है, तुमको क्या L- वेलोसिटी के साथ, एक मिनट, तुम्हें क्या इसके साथ ये एंगल दे रखा था क्या, अच्छा हाँ, अच्छा नहीं 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 नहीं। पर एल साइन थीटा में क्या क्या एंगल मार्क करो, ये नहीं होगा, आपको वी एक्स वी वाई दे रखा है, वहां से निकलेगा वो, और वो कैसे निकलेगा वो आपको दिखाते हैं। पहले अभी ट्रांसलेशन का इफेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। अभी रोटेशन का इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक ऑफ रोटेशन। मैं अभी टॉर्क को कैलकुलेट करूंगा, अभी एटलीस्ट फोर्स का कैलकुलेशन पहले दिखा लेते हैं। रोटेशन की वजह से इस पॉइंट, जो ऊपर का पॉइंट चार्ज है, उसके पास एक वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ एल बाई टू, ओमेगा टाइम्स ऑफ एल बाई टू, ठीक है। ये लेंथ ऑफ रॉड के परपेंडिकुलर शो किया हमने। अब इसके लिए क्यू वी क्रॉस बी करो तो एक बार किस तरफ आ रही है, वी क्रॉस बी, देखो तो लेंथ ऑफ रॉड के अलोंग आ रही है क्या, Along the road. Yes. आ रही है ना। तो इस डायरेक्शन में देखो आपको मिल रहा होगा, इस डायरेक्शन में एकदम अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड ही मिल रहा है, एंड दिस फोर्सेस मैग्नीट्यूड इज Q
इंटू ओमेगा एल बाई टू इंटू बी। ठीक है, अब नीचे वाले एंड पे आते हैं। नीचे वाले एंड पे रोटेशन की वजह से वेलोसिटी रिवर्स हो गई है। अगर वेलोसिटी रिवर्स हो गई है और चार्ज की पोलैरिटी भी रिवर्स हो गई है, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं हो जाएगा? यस होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. इसमें चेक करके देखो, इस बार v क्रॉस b करोगे तो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड ही आ रहा है नीचे की तरफ, बट सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो ये वापस से उल्टा तो इस तरफ आ ओमेगा जाएगा। L/2। ये हो जाएगा q, एक मिनट ओमेगा एल बाई टू को मैंने उल्ट q ओमेगा ये खिला लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी विच इज ओमेगा एल बाई टू, और अब फोर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो q ओमेगा एल बाई टू इंटू बी आएगा। कैन यू सी दैट? तो मतलब नेट फोर्स जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रही है? इट इज ओनली ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन नेट फोर्स इज ड्यू टू रोटेशन एंड नेट, इसकी वजह से क्या कोई टॉर्क आ रही है क्या? इसकी वजह से कोई टॉर्क आ रही है क्या? No, sir. नहीं सर मतलब रोटेशन की वजह से कोई टॉर्क नहीं है ना? और ट्रांसलेशन की वजह से कोई नेट फोर्स नहीं है। दिख रही है? हाँ ठीक है, ट्रांसलेशन की वजह से कोई नेट फोर्स नहीं आएगी और रोटेशन की वजह से कोई नेट टॉर्क नहीं आएगी। सो ड्यू टू, यहाँ पे वैसे मेंशन कर लीजिए, एफ नेट जो आ रही है दैट इज क्यू ओमेगा एल बाई टू इंटू बी इंटू टू, विच इज क्यू ओमेगा एल इंटू बी, एंड दिस इज along the length of rod, and this is due to rotation of rod है। अब टॉर्क पे आते हैं। ड्यू टू रोटेशन देयर इज नो नेट टॉर्क, क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन आपके रॉड के अलॉन्ग ही पास कर रहा था, तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, इसलिए कोई टॉर्क नहीं है। अब हम आते हैं उनके टॉर्क के कैलकुलेशन पे। हमारे पास ऐसा सिचुएशन था कि दिस वाज द रॉड, और इस रॉड के एक एंड पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज दिया था, और ट्रांसलेशन बस कंसिडर करना है आपको। तो इस तरफ Vx है, इस तरफ Vy है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी Vx है और यहाँ पे Vy है। अब अगर आप इन पे फोर्सेस कैलकुलेट करोगे तो इंडिविजुअली दोनों ही पोलैरिटी पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो एक एक करके मार्क करो। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, आपने बाहर की तरफ ले रखा है, तो उसको ध्यान रखिए। तो Q इंटू वी क्रॉस बी पहले पॉजिटिव चार्जेस के लिए कर लो। तो अगर मैं Vx के ऊपर फोर्स दिखाऊं तो ये आएगी नीचे की तरफ, दैट विल बी Q Vx इंटू बी। और वही चीज अगर मैं Vy की वजह से शो करूं तो वो इस तरफ आएगी, एंड दैट विल बी Q इंटू Vy इंटू बी। आप चेक कर लो एक बार डायरेक्शन के साथ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है Yes, ना? sir. आ रहा है समझ में सबको? हाँ ठीक है, अभी अगर नेगेटिव चार्ज वाले पोलैरिटी पे दिखाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट सारे दोनों ही डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे, राइट? तो उल्टा दोनों हो जाएगा। बस उल्टा कर देते हैं। तो ये वाली आ जाएगी Q इंटू वी एक्स इंटू बी, और ये वाली टर्म आ जाएगी इस तरफ, दिस विल बी Q इंटू वी वाई इंटू बी। अब देखो दोनों को पेयर वाइज देखो, इसको देखो, क्या ये कपल कंस्टिट्यूट कर रहा है? यस जी सर। कर रहा है। और इसको भी देखोगे तो ये भी कपल कंस्टिट्यूट कर रहा हाँ है, सर, तब right? और आपको दिया हुआ क्या था उसने, याद है आपको? ये वाली एंगल थीटा दी थी ना, हाँ राइट? एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ था, याद है आपको? तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई? व्हाट इज दिस लेंथ ओवर हियर? ये लेंथ कितनी है? Cos theta. L cos theta. एल cos थीटा। This length becomes L cos theta, and यहाँ से this length becomes L sin theta. एल sin थीटा। अब एक एक करके चेक करो, Vx वाले की वजह से जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज Clockwise. Vx की वजह से चेक कर लो, क्लॉकवाइज ही है ना? और Vy की वजह से क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क आपका दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है? और ये टॉर्क आपकी नेगेटिव z डायरेक्शन की है, ये दिख रही है ना आपको? अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव Yes, z बोलेंगे ना इसको। जी तो सर। z मार्क कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट में, जस्ट टू इंडिकेट कि z एक्सिस के अलॉन्ग ये, बट ये नेगेटिव z है एक्चुअली। वेक्टोरियल लिखेंगे तब वहां पे माइनस k कैप लिख देंगे, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए टॉर्क अलॉन्ग z एक्सिस इसको मार्क कर लेते हैं, दैट विल बी Q
Vx into B that multiplied with the length which is L cos theta plus Q Vy into B and that multiplied with L sin theta. इसी को जस्ट रीअरेंज कर लें तो दिस इज Q Vx cos theta plus Vy sin theta multiplied with B. ये आ रही है एक्सप्रेशन। एंड अब वेक्टोरियली अगर लिखनी है सर एल हाँ L आएगा Q V B इंटू L। हाँ अब वेक्टोरियल लिखनी है तो यहाँ पे आप एक माइनस ऑफ के कैप लगा लो। सिमिलरली यहाँ पे भी लास्ट में लगा लेना माइनस ऑफ के कैप। इस एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान से और देखोगे तो ये Vx cos थीटा और Vy cos थीटा क्या है, ध्यान से देखो। Vx along rod is Vy along rod. यस, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड जो कंपोनेंट्स हैं ये उसी को इंडिकेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का इधर Vx और इधर Vy था वेलोसिटीज, और ये एंगल थीटा था। तो इस रॉड के अलोंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, इधर से Vx cos थीटा आ रहा है और इधर से जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी Vy sin थीटा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड ले लिया गया है और उसके साथ Q के साथ BL को मल्टीप्लाई कर दिया है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी एक रॉड जैसी चीज को आप स्पिन करते हो और उसके दो एंड पे आप सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज विद ऑपोजिट पोलैरिटी डाल देते हो, तो जो नेट फोर्स आती है वो रोटेशन की वजह से आती है और जो नेट टॉर्क आती है वो ट्रांसलेशन की वजह से आती है। ये दो चीजों को याद रखना, ताकि फिर से कभी अगर इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट ये बात याद रहे, तो फिर जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम उसी पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अगर मुझे टॉर्क निकालने के लिए बोला है तो डायरेक्टली हम पहले ट्रांसलेशन का ही इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, हमको रोटेशन को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देख ही लिया हमने, ये सीख लिया है। वैसे ही अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमको रोटेशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखाई है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये चीज ध्यान रखोगे तो एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चंस अगर सिमिलरली आएंगे कभी, तो उनको आप डायरेक्टली टैकल कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या उन्होंने पूछा उसके अकॉर्डिंग। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफी अच्छा, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है क्वेश्चन। A rigid ring is made to roll along the ceiling of a room. रोल कर रहा है, ये उन्होंने कह ही दिया है। अब रोल करने का मतलब प्योर रोलिंग ही होता है, आप सब ये चीज को जल्दी से ग्रास्प कर ले तो अच्छा है। रोल करना बोल दिया मतलब प्योर रोलिंग है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को ही जनरली रोलिंग बोलते हैं। Where exists a uniform magnetic field of induction B perpendicular to the plane of the ring, मतलब into the plane वो कह रहे हैं। The velocity of the center of the ring is constant and its modulus is V. A charged particle P of mass m is fixed on the ring. What should be the charge Q on the particle and radius of the ring so that there is no force of interaction between the ring and the particle? दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपने को नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब किसी भी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में जब हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होना होगा तो किस तरह के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के ही हो सकते हैं, राइट। एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट। यहाँ आपको दोनों ही नहीं कंसिडर करनी है, ना तो आपको नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर करनी है, ना तो आपको फ्रिक्शन कंसिडर करनी है। अब ये तभी हो सकता है, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज अ वेलोसिटी, मतलब ये जो भी आपको एक बीड जैसा जो भी चीज दिख रहा है या रिंग जिसको वो कह रहे हैं, नहीं रिंग के अंदर क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल ही बस बोल रखा है, ठीक है, पार्टिकल ही बोल रहे हैं वो, बट एक्चुअली वो उसके अंदर एम्बेडेड है। सोचो वो थ्रेड की तरह है, मतलब जैसे इसको अंदर ऐसे पिरोया हुआ है, इट्स लाइक एम्बेडिंग, ऐसा पिरोया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बट इसको वेलोसिटी ऐसी देनी है आपको ताकि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो। इसको थोड़ा सा आप ग्रास्प करोगे चीजों को, जैसे क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये सोच के देखो कि वाई एम आई सेइंग कि इन दोनों पॉइंट का मतलब जो रिंग का सर्कमफरेंस का पॉइंट है और जो पार्टिकल को जिसको बीड की तरह हम शो कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी सेम होना क्यों जरूरी है। इसको ऐसे सोच सकते हो कि जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट ले लें, मान लो मटेरियल ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे ऐसे सोचो कि अगर मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर अपने हाथ पे रखा हूँ, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में इमेजिन करो, लेट अस से कि इन दोनों के बीच में, अगर मैंने बोला आपको
कि इन दोनों के बीच में कितनी नॉर्मल रिएक्शन है वो फाइंड करो। तो ऑब्वियसली अगर ये इक्विलिब्रियम में तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप बोलेंगे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ mg है, सिंस ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो n की वैल्यू mg से मैच करनी चाहिए, विच इज परफेक्टली ओके। बट अगर इमेजिन करो कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा फ्री फॉल में छोड़ दूं, फ्री फॉल में छोड़ दूं मतलब इसको गिरने के लिए फ्री छोड़ दूं, तब उस केस में क्या इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा, राइट? नो सर। नहीं रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहने वाला अगर आपने इन दोनों को फ्री छोड़ दिया है फ्री फॉल के लिए। अब इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया तो इसकी एक्सेलरेशन भी g है, इसकी एक्सेलरेशन भी g है। अब अगर तुम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सोच सकते हो कि बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता। कैसे? अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, अगर मान लेते हैं करता है, तो फिर पक्का है अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स दिखा दूंगा। अब ऊपर की तरफ जैसे ही फोर्स दिखाया तो नेट फोर्स तो वेट से कम ही हो गया ना नीचे की तरफ, राइट? और नेट फोर्स अगर g से कम हो गया तो एक्सेलरेशन g से कम आता, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपको g की दिख रही है। सो दैट शोज कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप दो चीजों को कांटेक्ट में रखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होती है। इट इज जस्ट बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इट्स अपीयरिंग टू यू कि वो दोनों कांटेक्ट में है, बट एक्चुअली उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, वहां पे फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, जैसा आपको लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अब सिमिलर सिचुएशन ऐसा सोचो कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन होता, ठीक है, कि इंक्लाइन सपोजली एक इंक्लाइन प्लेन होता और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने क्या किया है, इन दोनों ब्लॉक को छोड़ दिया है। इमेजिन करो मेरा हाथ को इंक्लाइन प्लेन का सरफेस सोचो और ये जो रिमोट है इस रिमोट को एक सरफेस की तरह सोचो। इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हाथ का सरफेस और रिमोट के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। बट ये वाला जो ब्लॉक है और ये जो रिमोट है इनके बीच में फ्रिक्शन सपोजिटली सफिशिएंट है, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होने देने वाला। इट वोंट लेट स्लिपिंग हैपन बिटवीन दीज टू। अब हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। अगर छोड़ देंगे इनको कंबाइंड मास सिस्टम की तरह तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी नीचे की तरफ, कितनी आएगी? जी साइन थीटा की आएगी, स्मूथ सरफेस दे रखा है, राइट? राइट। अब सोचो कि इवन दो मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है टू प्रिवेंट स्लिपिंग, बट इज एट ऑल फ्रिक्शन रिक्वायर्ड? सोचो अगर मैं इसको छोड़ दिया, कंबाइंड मास सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से गिर रहा है? जी साइन थीटा से, जी सर। राइट? अब इसको इंडिपेंडेंटली सोचो, अगर इसका एक्सेलरेशन भी आपको जी साइन थीटा दिख रहा है तो क्या इसके ब्लॉक के सरफेस पे कोई भी पैरेलल टू सरफेस फोर्स हो सकता है क्या, अदर देन एम जी साइन थीटा? नहीं, नो सर। क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में दिखाओगे, अगर इस डायरेक्शन में भी आपने अगर फ्रिक्शन शो कर दिया तो mg sin थीटा से तो कम फोर्स आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, एंड दैट विल शो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा नहीं हो सकता, विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन भी वहां पे क्या होता है, वैनिश होता है। तो जस्ट बिकॉज टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड दोनों एक साथ नीचे मूव कर रहे हैं डज नॉट मीन कि उनके बीच में क्या फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। आ रही बात समझ में आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी है, ऐसा भी कुछ सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी है कि जितनी वेलोसिटी उस सर्कम्फरेंस के पॉइंट की है, मटेरियल पॉइंट जो रिंग का है उसकी जितनी वेलोसिटी होगी, अगर उस एलिमेंट की भी, मतलब जिसको बीड की तरह हम सोच रहे हैं, उसकी भी वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में सेम हो गया तो फिर उस केस में हमको उनके बीच में कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। ये बात सबको समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोलिंग के कंसेप्ट को यूज के पहले हम इस जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन रोटेशन का कंबाइंड इफेक्ट है, तो ट्रांसलेशन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी होगी v की, और रोटेशन की वजह से अलोंग द टेंजेंट एक वेलोसिटी होगी ओमेगा r की। दिस इज ओमेगा r, एंड सिंस ये प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस है, क्या हम बता सकते हैं कि ओमेगा r की वैल्यू भी v है? कैन यू से दैट? हाँ यस यस। अब देखो, आपको ये बीड का एंगुलर पोजीशन भी नहीं दिया है, तो शायद एंगुलर पोजीशन के इंडिपेंडेंट आएगा। हमको कुछ कैलकुलेशन के लिए तो कुछ एंगल्स चूज करने पड़ेंगे। लेट अस चूज दिस एंगल टू बी थीटा, ठीक है? अब हमें एक एक करके सारे फोर्सेस को इस पे शो कर देना चाहिए। क्या क्या फोर्सेस आएंगे? एक तो इसका खुद का वेट भी आएगा, इस बीड का वेट, तो इस बीड के वेट को हमने mg शो कर दिया। दूसरा, अब मैग्नेटिक फोर्स दिखाना है, बाकी नॉर्मल रिएक्शन वगैरह तो है नहीं, नॉर्मल फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, बस अब मैग्नेटिक फोर्स को दिखा देना है। मैग्नेटिक फोर्स को दिखाने का एक तरीका है कि आप पहले इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो और उसके बाद फिर उस वेलोसिटी के साथ क्यू वी क्रॉस भी कर दो, या फिर इंडिपेंडेंटली इस कंपोनेंट की वजह से अलग से मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो और इस कंपोनेंट की वजह से अलग से मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो और फिर उनका वेक्टर सम कर लो, एक ही बात होगा। तो मेरे लिए सेकंड वाला, मैं जो अभी सेकंड बताया वही मेरे लिए कन्वीनियंट है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो इसकी वजह से अगर Q इंटू वी क्रॉस बी की जाए तो उसका डायरेक्शन किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा? upwards. अपवर्ड्स आएगा। अपवर्ड्स। ये हो गई Q V B,
और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मतलब जो रिंग के सर्कमफेरेंस पे टेंजेंशियल है, उसकी वजह से अगर देखें तो किस तरफ आएगा? Towards the Towards- center. towards the center. Towards the center. राइट, क्यू वी बी, ठीक है ना? अब देखो, एक चीज तो ये श्योर है कि अगर इस पार्टिकल को एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी रखनी है एज द सर्कमफेरेंस पॉइंट, हर वक्त रखनी है, क्योंकि कांटेक्ट उसने बोला है कि कभी नहीं होना चाहिए उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो इसका मतलब है कि हर वक्त उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन भी किससे मैच करनी चाहिए? सर्कमफेरेंस के उस नीचे पॉइंट से particle. मैच करनी चाहिए, राइट? तभी तो वो उसके लोकस को ट्रेस करेगा ना। क्या आपको बात समझ आ रही है? Yes. यस मटेरियल पॉइंट जो है रिंग का जो मटेरियल पॉइंट है जहां पे वो अभी पार्टिकल है, उस मटेरियल पॉइंट का कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है और कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन भी है। वेलोसिटी तो आपने मैच करा दिया, अब आपको उसका एक्सेलरेशन भी मैच कराना पड़ेगा ताकि वो उसके लोकस को ट्रेस कर सके। तो अब उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? सर्कमफेरेंस का उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? V square by R. Sorry, V square स्क्वायर by R. बाय आर, या फिर आप V square by R. भी कह सकते हैं। वो किस तरफ है? Towards the center. ये कैसे, ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्या हो गया सर सब? mg sin theta has to be Centripetal mg sin theta has to be balanced. क्या क्या फिर से बोलो? So the mg sin theta component has to be balanced. mg sin theta component has to be balanced। मैंने पूछा एक्सेलरेशन, व्हाई वुड एक्सेलरेशन बी v square by r? इसका जस्टिफिकेशन पूछ रहा हूँ। Centripetal acceleration. हाँ, So centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब समझते हैं? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन आती है, और इस दोनों का रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, वो कुछ ऐसा होगा, और इसके परपेंडिकुलर जब आप लाइन खींचोगे तो इधर चला जाएगा। ये समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ sir. तो ये सब टर्म्स बोलोगे थोड़े से गड़बड़ हो जाओगे। Sir, हाँ, पार्टिकल वेलोसिटी sir, तो इसमें- कांस्टेंट है, तो हाँ, उसके लिए सर लेकिन वो रिंग भी तो रोटेट कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है ना तो सर, फिर तो second मतलब term, मतलब रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहा है, किसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है? मतलब वो पार्टिकल और वो रिंग का। sir, फिर second the तो center, ये तो बहुत sir, सारा then पॉइंट, जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं दे रहे हैं आप, Sir, सब तुक्का center मार of रहे mass accelerated नहीं है, हैं। गुड, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड नहीं है, और सेंटर ऑफ मास में बैठ जाएंगे तब तो हमको प्योर रोटेशन दिखेगा, राइट? तब तो हमको ट्रांसलेशन नहीं yes, दिख पाना। और प्योर रोटेशन में तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हर पॉइंट के पास क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप उसको सेंट्रीपिटल नहीं बोल सकते। क्या आपको बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। हाँ, ये सब चीजें यार कैसे भूल सकते हो आप लोग? इतना मेहनत करके आपको ये सारी चीजें पढ़ाई है। सो सिंस सेंटर ऑफ मास, ये सब कितनी अच्छे से आपको बताया है, ये सब चीजें आप नोट्स को रिवाइज करना। सिंस सेंटर ऑफ मास इज अनएक्सेलरेटेड, thus acceleration of bead with respect to center of mass of ring is the acceleration of bead with respect to ground। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये श्योर होकर दिखा सकते हैं कि भाई इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ये कितनी है? v स्क्वायर बाई आर की है। ठीक है, अब हमने ये शो कर दिया। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं ना कि ये जो रेडियल डायरेक्शन है, ये जो रेडियल डायरेक्शन है, इस रेडियल डायरेक्शन में ही नेट फोर्स होना चाहिए, कह सकते हैं। yes, हाँ yes, इसका मतलब इस रेडियस के परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कमफेरेंस, नॉट टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, टेंजेंशियल टू द सर्कमफेरेंस नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0. 0 होनी चाहिए, राइट? है ना? आप ये समझ पा रहे हो मेरा डिफरेंस, मेरे स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ पा रहे हो? मैंने सर बोला रेडियस अलोंग की बोल रहे हैं? the acceleration perpendicular to the radius vector, मतलब वो जो रेडियस आपको दिख रही है उसके perpendicular डायरेक्शन है, मतलब along the tangent to the circumference and not along the tangent to the path of the particle। ठीक है, समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है ना? हाँ सोनी। yes, yes. टेंजेंट टू द पाथ मतलब इन दोनों की वेलोसिटी जो आएगी रिजल्टेंट उसके अलोंग, बट सर्कमफेरेंस का टेंजेंट ये है जो कि अलग है। हाँ सर।
सर वो वाली वेलोसिटी दिखाती होती तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही दिखा देते ना। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो मुझे चाहिए क्यों? हाँ चाहिए क्योंकि क्या? वो आफ्टर ऑल उसको बैलेंस तो उसी सेंटर के रिस्पेक्ट से ही करना है, तो वही तो फिर बेटर है। हमारे लिए कन्वीनियंट तो यही है ना, हम्म। तो क्यों अननेसेसरी का मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूं? तो इस वजह से अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं नेट फोर्स अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पहले टैंजेंट खींच लेते हैं यहाँ से, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इधर से आ गया क्यू वी बी कॉस थीटा, और एम जी का भी जो कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी एम जी कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट इस तरफ आएगा एम जी साइन थीटा, और क्यू वी बी का ही एक और कॉम्पोनेंट आएगा, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। आई होप सबको समझ आ गई है। यस यस। यस ठीक है, तो हमें किसका बैलेंसिंग करना है? सिंस नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है, सो नेट फोर्स अलोंग tangent ये जीरो होनी चाहिए, एंड देयरफॉर क्यू वी बी cos थीटा शुड बी बैलेंसिंग एम जी cos थीटा। एक इंटरेस्टिंग चीज, cos थीटा कट गया और यहां से आपको चार्ज की वैल्यू मिल गई, सो चार्ज इज कमिंग आउट टू बी एम जी बाई क्यू वी, सॉरी वी बी। ये आपका आंसर हो गया। चार्ज उसने पूछा था, आ गया व्हाट शुड बी द चार्ज क्यू, ये पूछा था, और नेक्स्ट पूछा है व्हाट शुड बी द रेडियस। अब रेडियस भी पूछा है। अब रेडियस निकालने के लिए अलोंग द सेंटर फोर्स लिख लेते हैं, चार्ज तो निकल चुका है, तो अलोंग द सेंटर अब नेट फोर्स उस तरफ लिख रहे हैं। तो एक तो आपका क्यू वी बी था, प्लस क्यू वी बी साइन थीटा भी था, एंड माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा भी है, दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कर लिया। इंटरेस्टिंगली क्यू वी बी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा तो सेम ही है, ये कैसे पता चला? क्यों? क्यू भी QV equal to क्यू mg. वी बी इज इक्वल टू mg। क्यू वी बी तो एम जी था ना, अभी प्रूव किया ऑलरेडी, तो इसलिए ये दोनों आपस में ही कट गए। तो बचा क्या हमारे पास? वी आर लेफ्ट ओवर विद क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, और क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एम जी बाई वी बी, अच्छा ये तो डायरेक्टली एम जी लिख सकते हैं, एम जी शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। यहाँ से एम गेट्स कैंसल आउट, और आपको रेडियस की वैल्यू चाहिए थी, ये हो गई है वी स्क्वायर बाई जी होनी चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सब समझ आ गई सबको? স্যার ফোর্সেস গুলো আরেকবার একটু বলবেন, মানে ফোর্সটা ট্যানজেন্টে জিরো হলো কেন, আর অ্যালং দ্য সেন্টার তো বুঝলাম তো যদি অ্যাক্সেলারেশন এই দিকে থাকে, তো তুই এই দিকে কত ফোর্স বলিস? জিরো তো আমি জানি যদি অ্যাক্সেলারেশন এই দিকে আছে, তাহলে এই দিকে ফোর্স কত বলবো? জিরো। সেটাই তো করেছি। ঠিক আছে। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अच्छा था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया, ये तो हो गया, इस पे चलते हैं। The system of rods hang in equilibrium initially. The rods have lambda kg per meter, मतलब मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। The capacitor is charged with Q. Now switch is closed at t equal to 0, and due to it, the rods start moving with a speed v each. Assume the displacement of the rods is negligible in discharge time. Important statements. Assume the displacement of the rods is negligible in the discharge time. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज कर रहे हो, इधर से ये डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, देखो डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, हाँ सर। सर। तो ऑब्वियसली इस चार्ज की वैल्यू डिके करेगी। इस डिके का टाइम बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? बहुत छोटा। काफी छोटा है। थ्योरेटिकली बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकली बहुत छोटा। बहुत छोटा है, और उसका उसका रीजन भी यही है। रीजन ये है क्योंकि उसने ये बोल भी दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड्स इज नेग्लिजिबल इन द डिस्चार्ज टाइम। क्योंकि अगर ये फाइनाइट होता अगर डिस्चार्ज टाइम, तो फिर इनके बीच में फोर्स जो लग रही होती वो उसको पुश करती, और उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से सेपरेशन उनकी बढ़ जाती। बट यहाँ पे वो सिचुएशन उसने डिस्कार्ड कर दिया है। बट अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे डिस्चार्ज टाइम अगर बहुत कम है, डिस्चार्ज टाइम बहुत कम है, इसका मतलब करंट का वैल्यू बहुत हाई होगा। करेक्ट है? डिस्चार्ज टाइम कम होने का मतलब क्या है? करंट की वैल्यू बहुत हाई होगी, और करंट अगर बहुत हाई होगा और बहुत छोटे ड्यूरेशन तक होगा,
तो इसका मतलब है दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आएगी दैट विल बी एन इम्पल्सिव फोर्स, राइट? वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट? हाँ कह सकते हैं, Yes. है ना? Yes. तो यहाँ पे हमें हाँ ये पता चल रही है, दैट इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम हियर, कि यहाँ पे इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स आएगी और बहुत छोटे ड्यूरेशन तक एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये लोग सडनली एक वेलोसिटी गेन कर लेंगे। बट वेलोसिटी गेन करने का मतलब क्या है? वहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट नहीं लेनी है आपको। इट्स सिमिलर टू जैसे आप एक कैरम को स्ट्राइक करते हो। कैरम को जब स्ट्राइक करते हो तो उस केस में क्या होता है? उस वक्त मोमेंटरी उसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो वैसे ही कुछ सिनारियो यहाँ पे भी है। अब बस इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं। प्रैक्टिकली तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिकेइंग सर्किट है तो करंट को एक्सपोनेंशियली डिके ही कराना पड़ेगा। बस उसका जो डिके का टाइम कांस्टेंट है वो बहुत छोटा होगा, पक्का है, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह वायर का बहुत नेग्लिजिबल रहा होगा। तो इसमें अगर मैं इसको ड्रॉप करके दिखाऊं कि भाई ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमने डिके करा, तो ये चार्ज थोड़ी देर के बाद चेंज होके लेट अस से टाइम टी के बाद ये चार्ज अगर क्यू हो गई है, ये चार्ज आपकी माइनस क्यू हो गई है, और इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई, जिसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी है। और यही करंट बेसिकली इधर से फ्लो करके उल्टे तरफ आ रही है, और इनकी वजह से अब एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होगा? उन पे एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होएगा। सो ये फोर्स को आप दिखा सकते हो कि भाई रिपल्सिव फोर्सेस आ रही है। रिपल्सिव भी होता है ना एंटी पैरेलल के बीच में, Yes. यस ठीक है? तो ये फोर्स की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होती है? म्यू नॉट आई वन आई टू, आई वन आई टू बाई टू पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? है ना? Yes. यस तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डी दिया हुआ है, और आई वन आई टू तो सेम ही है, तो इसको आई स्क्वायर लिख लेंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू डी हो जाएगा। क्या हमको आई का वैल्यू पता है डिकेइंग सर्किट के लिए? माइनस डी बाई डी। आई नॉट ओह सॉरी इनिशियल सॉरी, आई करंट नॉट ई टू द पावर माइनस सी बाई माइनस डी। टी बाई टाउ, यही था ना? Yes. राइट, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स म्यू नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू डी एंड मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर माइनस ऑफ टू टी ओवर टाउ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब यहां से अब आप फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो इम्पल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इम्पल्स निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एफ डी टी। इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। वो टाइम जो है इनफाइनाइट लिटरली किसके टर्म्स में बताएं? लिटरली डज नॉट मीन इनफाइनाइट टाइम। टाइम कांस्टेंट अगर सोचो, सपोजली मैं कह रहा हूँ टाइम कांस्टेंट सोचो, अगर माइक्रो सेकेंड्स में आए और मैं मिली सेकेंड्स का ड्यूरेशन दे दूं उसको, तो क्या ये मिली सेकेंड्स इस माइक्रो सेकेंड्स के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट टाइम है या नहीं है? Yes. Yes. आपको ये बात समझ आ रही है कि इनफाइनाइट डज नॉट लिटरली मीन इनफाइनाइट ओवर हियर। इट्स अ ड्यूरेशन Yes. व्हिच इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द टाइम कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट माइक्रो सेकेंड्स का है और आप मिली सेकेंड्स तक भी वेट किए, तो फिर उस केस में ये इनफाइनाइट टाइम बीतने जैसा ही है। ठीक है, ये सब चीजों को थोड़ा ग्रास्प करो। तुम सोचोगे कि यार ये अभी तो बोला सर ने कि बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन इनफाइनाइट तक कर रहे हैं, इसका क्या दिक्कत है? आई होप आपको ये समझ आ रही है ना? सबको समझ आ रही है ये चीज? Yes. जी सर। यस सर। ठीक है, अब वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई डी, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन में ई टू द पावर माइनस ऑफ टू टी ओवर टाउ एंड फिर डी टी हो जाएगा। ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपको इंटीग्रेट कर लेनी है। और इम्पल्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम, तो इसको एम इंटू क्या लिख लेंगे? वी माइनस ऑफ जीरो, एंड सर इसके जे के टर्म में एक एल का भी टर्म है। Tail has. हाँ हाँ, एक एल भी आएगा, सही कह रहे हैं, यहाँ पे एक एल भी रहेगा। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू डी, और ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करने पे क्या दिखेगा आपको? ई टू द पावर, ये तो जीरो वन हो जाएगा, तो वन टाउ ओवर बाई टू। टू बाई टाउ, ये आएगा ना? यस ये सर। आएगा ना? Yes, sir. ठीक है, इसको अब नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज म्यू नॉट, अच्छा आई नॉट कितनी है यहाँ पे? आई नॉट कितनी होगी? इनिशियल करंट, आई नॉट इज द इनिशियल करंट, और इनिशियल करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ का जो Q by इनिशियल RC। पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे इस लूप के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? यस सर। यही तो करेंगे आप, Yes. ठीक है? और उसने देखो यहाँ पे दे ही रखा है रेजिस्टेंस ऑफ लूप आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विचेस आर, ये दिया हुआ डेटा है हमारे पास, ठीक है? तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा,
तो एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास म्यू नॉट इंटू दिस इज क्यू स्क्वायर बाई चार्ज बाई सी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो आर स्क्वायर भी होगा, इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, और यहाँ से टाउ आपका ऊपर चला गया जो कि खुद आर सी है, एंड डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, ये आर सी तो यहाँ से गया, और ये एक्सप्रेशन आ गई आपके पास v की, सो v कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर सी इंटू डी एंड डिवाइडेड बाई एम। अब ध्यान से देखोगे तो ये मास पर यूनिट लेंथ आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ सर। और Yes, मास sir. यूनिट लेंथ उसने दिया था, देखो लैम्डा केजी पर मीटर है, बस उसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर सी डी इंटू लैम्डा, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर यस इसमें एक डाउट था सर थोड़ा। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ जो सर ये जो mv-0 हमने इक्वेट किया है, हम्म। सर ये इम्पल्स तो इनिशियली गेन हो रहा है ना, सर मतलब ये जो बस मतलब इन्फिनाइट, जितने देर तक करंट फ्लो किया हमने उतने देर का हाँ इम्पल्स लिया। सर मतलब हम कंसिडर करें मतलब सर मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इनिशियली तो मतलब सर्किट ओपन था, उसके बिल्कुल बाद जस्ट जस्ट जब क्लोज हुआ तब जो वेलोसिटी वो छोटे मतलब जस्ट क्लोज होने के बाद एक इम्पल्स मिला, वो था ना mv-0, मतलब fdt बिल्कुल। इंडिविजुअली तो mv-0 था, उसको इंटीग्रेट करने पर तो सर हर एक करंट के लिए मतलब वो वेलोसिटी भी तो धीरे धीरे डिके होता जाएगा ना। अरे वेलोसिटी कैसे डिके होगा? करंट की अगर फोर्स लगातार मिल रही है और फोर्स की मैग्नीट्यूड घट रही है, इसका मतलब ये अच्छा तो वेलोसिटी नहीं घट रही है। नहीं अजीब गधे लड़के हो तुम भी यार। तुमको अगर मैं जोर से धक्का मारूं और फिर धीरे धक्का मारूं तो तुम बोलोगे तुम्हारा वेलोसिटी घट गया है, नहीं नहीं या नहीं बोलोगे वेलोसिटी का रेट ऑफ नहीं, चेंज घट गया है। हम्म, हाँ, अजीब अजीब सवाल है यार। ठीक है। फिर हो गया, अब इस पे चलते हैं। इस पे काफी सारा डिटेल थ्योरी है, सिर्फ आपको वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं निकालना, आपको काफी सारे डिटेल थ्योरी आपको इसमें बताते हैं। सबसे पहले एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको आउट ऑफ द प्लेन दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है वाई एक्सिस के अलोंग, और अब आपको चार्ज को एक ओरिजिन से छोड़ देना है, चार्ज है पॉजिटिव। आप शुरुआत करो, सबसे पहले इस पे क्या लगनी शुरू होगी, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की अपवर्ड्स। तरफ, राइट? अपवर्ड मतलब इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, बट इसका इनिशियल रेट ऑफ ट्रैवल तो काफी स्लो होगा क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो ही है। बट जैसे ही ऊपर की तरफ इसने वेलोसिटी गेन किया, मैग्नेटिक फील्ड तो वहां बैठा हुआ ही था कि उसको जैसे वेलोसिटी मिले मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी चेक करोगे, वी क्रॉस बी इज कमिंग टुवर्ड्स राइट, तो जैसे ही ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ गेन करेगा इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसको इधर टिल्ट करा देगा, राइट? क्या आपको बात समझ आ रही है? यस हाँ सर ठीक है, हाँ तो सर। इसका पाथ जो है वो इसी नेक्स्ट मूवमेंट पे कुछ ऐसा बेंड होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें नेट फोर्स आपको किसी भी इंस्टेंट पे कैसी दिखेगी, उसके साथ फिर मास इनटू एक्सेलरेशन भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस लोकेशन पे दिखाऊं, लेट अस से कि ये किसी भी एक रैंडम लोकेशन पे मैं शो कर रहा हूँ पार्टिकल को, इस लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स को अगर हम कुछ भी एक्स और वाई मान लेते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेट्स बाद में लिख लेंगे, डायग्राम गंदा होगा। तो यहाँ पे इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आप दिखा सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का और एक वाई कंपोनेंट आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब इस तरह के सिचुएशंस में आपको एनालाइज करना हो चार्ज पार्टिकल के मोशन को, तो अलग अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स एनालाइज करना ज़्यादा आसान होता है, तो मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे फोर्सेस शो करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें? एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये क्यू ई का फोर्स लग गया। और अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो वी क्रॉस बी के लिए अगर कैलकुलेट करें तो वी एक्स के लिए पहले निकाल लेते हैं, तो वी एक्स क्रॉस बी करो, नीचे की तरफ आ रहा है, कैन यू सी दैट? यस यस सर। ये हो गया क्यू वी एक्स इंटू बी, और वी वाई की वजह से कि देखो एक बार चेक करो, वी वाई की वजह से किधर आ रही है? राइट। राइट की तरफ आ रही है, ये इधर आ रही है, सो दिस इज क्यू वी वाई इंटू बी। अब थोड़ा सा तुम इस चीज को एनालाइज करो कि इसकी वजह से ही एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है,
बढ़ रहा है ना, यस बढ़ रहा है। यस और इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से, यस सर। इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर में इनिशियली तो एक बड़ा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, बट जैसे जैसे ये वी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा, ये वाली फोर्स भी तो बढ़ेगी ना, और ये जब बढ़ेगा तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन को क्या करेगा, वो कम तक करता चला जाएगा। ये आपको बात समझ आ रही है। यस सर। और एक यस पॉइंट पे ये क्यू वी एक्स इंटू बी नीचे की तरफ अब बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वो डिसलरेट करना स्टार्ट करेगा वाई डायरेक्शन में, और फिर फाइनली उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को एक पॉइंट पे क्या करेगा, वो जीरो भी कर देगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद तो पक्का है भाई, ऐसा कुछ सिनारियो तो आने ही वाला है जहां पे इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर वापस से ये अपने नीचे की तरफ भागेगा। आ रही बात समझ में आप सबको? हाँ सर। अब एक एक करके दोनों डायरेक्शन का मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। एक तो एक्स एक्सिस का है ए एक्स, और एक वाई एक्सिस का है ए वाई। एक एक करके इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख लेते हैं। क्यू वी वाई इंटू बी शुड बी मास इंटू एक्सेलरेशन along एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर तो आप देखो डायग्रामটা একবার দেখো। डायग्राम तो আছে भाई सामने, কি দেখাবো, কি দেখতে চাস? ঘুম থেকে উঠেছিস? হ্যাঁ, ঘুম থেকে উঠেছিস? বল ভাই, ঘুম থেকে উঠেছিস देवार्ग? क्या गायब हो गया है क्या? ঘুম থেকে উঠেছিস ভাই? স্যার আমার কাছে তোমার স্ক্রিনটা ঠিক আসছে না, তাই জন্য আমি বললাম পরে যখন এলো তাই জন্য আমি বললাম আরেকবার একটু। স্ক্রিন তো সবসময় এটাই আছে, এখন তো স্ক্রিন তো স্লাইডই করিনি, এইখানেই আছে স্ক্রিন তো। So Q into Vy into B becomes mass into acceleration along x axis. Now this is a equation जहां पे आप देखोगे तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी आ रहा है, बट x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ रहा है। So this equation is actually मतलब अगर देखोगे यहाँ पे तो इसको लिखोगे भी अगर नेक्स्ट स्टेप में आप तो dvx by dt लिखोगे, और यहाँ अगर आप इसको y कोऑर्डिनेट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो dy by dt लिखोगे। तो इससे आप y डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट और x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको रिलेट कर सकते हैं। y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट और x डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप रिलेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट यू कैन डू भैया। ये आपको बात समझ आ रही है? यस हाँ सर। हाँ सर। बट मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ना मोशन एनालाइज करने में इंटरेस्टेड हूँ कि एक्चुअली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई एम नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, मैं चार्ज पार्टिकल का पूरा मोशन एनालाइज करना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए ऐसा रहने देता हूँ। लेट अस से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव। सेकेंड इक्वेशन हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस पे इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ आएगा क्यू ई माइनस ऑफ क्यू वी एक्स इंटू बी, एंड दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई सिमिलरली। ठीक है, सर थर्ड इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं, बट वो किसको रिलेट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करेगा, है ना। हाँ सर। क्यू ई इंटू वाई विल बी हाफ एम इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही तो लिखोगे, यस राइट। हाँ सर। बट उसका कोई काम नहीं आएगा, अभी आपको दिखाते भी काम नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी, वी डोंट नीड दैट। ओके सर। एक चीज देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को सपोजिटली एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं तो मुझे dvx by dt मिल जाएगा, राइट। और उसको फिर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या पूरा का पूरा इक्वेशन y डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? देखो तो। हाँ सर। हाँ यस ठीक है, ये एक अच्छी चीज है जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, और अब मैं एग्जैक्टली वही काम करने वाला हूँ। देखना तुम्हें बहुत ही मजेदार चीज दिखेगा, बहुत ही मजेदार चीज दिखेगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, so what we get is 0 minus of this is ax into b becomes m into ay का डिफरेंशिएशन ay डॉट लिख लेते हैं। आपको ये कन्वेंशन पता है, ये डॉट कन्वेंशन पता है? यस सर। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके सर पे एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अगर दो डिफरेंशिएट करते हैं
तो उसको 2 बार डॉट लगा देते हैं, मतलब dx/dt किसी ने लिखा है तो उसको वो क्या करते हैं, उसको ऐसे x डॉट लिख देते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या बताया था ना? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, अगर बताया था मुझे याद नहीं रहता कि कहाँ बताया कहाँ नहीं बताया, तो ठीक है, एनीवेज आपको एक कंडीशन पता है तो इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये वाली वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन आ रहा है, q vy into b becomes mass multiplied by acceleration along x axis which is minus of m into ay dot divided by qb। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में वापस से लिख रहे हैं, ay डॉट को क्या वेलोसिटी का सेकंड ऑर्डर डबल डेरिवेटिव डेरिवेटिव। जा सकता है, हाँ यस सर। सर। ठीक है। Yes. तो इसको लिख रहे हैं d2 vy by dt2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस का डॉट है, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ qb ओवर m इसका होल स्क्वायर इनटू vy। डू यू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर? ऐसे ही चल के Equation of the कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आती है तो हम क्या बोलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वही सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, राइट, है ना। और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता चली रही है, वो कितनी है, qb by m, क्यूबी बाई। राइट। तो इससे हमने यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, इस सिचुएशन से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वेरीज सिंपल हार्मोनिकली with respect to time with angular frequency omega equal to qb by m। तो क्या हमें वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के लिए कुछ ऐसा इक्वेशन चूज करना चाहिए क्या, साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन चूज करना चाहिए क्या? यस सर। यस सर। इसको वी वाई नॉट जो कि उसके एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करेगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी हो सकती थी, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, कैसा होना चाहिए, समवट लाइक दिस, हाँ सर। राइट। Yes. इसमें दो हाँ सर। अननोन है, देखो 2 अननोन्स हैं, एक तो ये अननोन है और ये भी अननोन है ना, ये दोनों अननोन है ना। सर 5 तो 0 हो जाएगा क्योंकि वी वाई तो 0 से ही शुरू कर रहा है। वेरी गुड। सो t इक्वल टू 0 पे सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये तभी हो सकता है जब 5 0 हो, तो इससे ये 5 तो 0 निकल गया। हाउ डू यू गेट वी वाई नॉट? जैसे आपने इनिशियल कंडीशन को वेलोसिटी के लिए यूज किया, वैसे ही इनिशियल कंडीशन आप एक्सेलरेशन के लिए यूज करो, आपको समझ में आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी थी, क्यूबी नॉट Q by m। क्यू बाई एम। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितनी होनी चाहिए, Q naught omega। वी वाई नॉट इंटू ओमेगा होनी चाहिए ना। हाँ। कंडीशंस को याद रखो, इनिशियल कंडीशंस आप यूज करोगे अपने आप ही अननोन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, उस इनिशियल कंडीशंस को यूज किया। तो ऑल्सो हमें ये भी पता था एट t इक्वल टू 0 वी वाई इज 0 एंड ए वाई इज क्यू ई बाई एम। Therefore, हम ये लिख सकते थे कि वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकम्स, अच्छा ये ए वाई की वैल्यू को हम लिख रहे हैं वी वाई नॉट इंटू ओमेगा, तो इसको लिख लेंगे हम क्यू ई। अच्छा इसको लिखने से पहले एक बार वो दिखा देता हूँ, एक मिनट के। अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्यू ई बाई एम, सॉरी क्यू ई बाई एम इज इक्वल टू वी वाई नॉट इंटू ओमेगा, ओमेगा वॉज क्यू बी बाई एम। ये चेक करो, ये एम एम गया, ये क्यू क्यू गया, और आपके पास वी वाई नॉट की वैल्यू मिल गई है विच इज ई बाई बी। कैन यू सी दिस? यस सर। ठीक है, तो वी वाई नॉट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी आ रही है, वो ई और बी का रेशियो है। तो अब हम यहाँ पे एकदम बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा ये तो वी वाई नॉट निकाला और फाइव का भी 0 लिखना है हमें, ये 5 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वी वाई की वैल्यू मिल गई है। सो वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकम्स ई बाई बी मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अलोंग वाई एक्सिस निकाल लिया हमने। तो क्या इससे हम वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? यस Yes, एक बार differentiate करो। ठीक है, नहीं, तो integrate करो, dt, ये dy लिख लेते हैं,
इज इक्वल टू ई बाई बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से लेके y तक, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेके t तक। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई बाई बी इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होएगा, माइनस 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 कोसाइन। तो ये टर्म क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये आएगा ना, चेक करो एक बार, राइट। यस और ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता है, ओमेगा कितना था, क्यू बी बाई एम, राइट। ये बी कट जाएगा और ये m ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, एम ई बाई क्यू आएगा ना, राइट। बी तो कट तो कटेगा कैसे, Hardware. स्क्वायर क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई बिकम बी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने काट कैसे दिया आपने ओमेगा इज क्यू बी बाई एम, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, गलत बोल रहा था मैं। सो ये हो जाएगा आपके पास क्यू बी बाई एम, तो ये हो जाएगा एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया आपके वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आपको दिख रही है अब इससे मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितनी है? आई होप सबको दिख रही हो, दिख रही है ना सबको? हाँ देखो वाई मैक्स चाहिए, वाई मैक्स हो जाएगा 2me ओवर क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अभी हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको काफी सारी चीजें दिखाना था, अभी कुछ पार्ट पोर्शन आपको दिखाया है। ये एनालिसिस अब तक हमने कहाँ वाला कंप्लीट कर लिया है, वाई वाई का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस के एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू एक्स एक्सिस का एनालिसिस। अब हमारे पास ध्यान दो, ये वी वाई निकल चुका है, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन अननोन डेटा फॉर मी, ओके। तो क्या मैं इसके हेल्प से, क्या इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? अच्छा, जरूरत ही नहीं है ना, वी वाई को डिफरेंशिएट करके एम ए वाई तो तुरंत मिल जाएगा, मिलेगा ना, और इससे वी एक्स तुरंत मिल जाएगा, हाँ मिलेगा ना। ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ मैं। सो क्यू ई माइनस ऑफ क्यू वी एक्स इंटू बी इज इक्वल टू एम इंटू, ये हो जाएगा वी वाई नॉट विच इज ई बाई बी इंटू ओमेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन इज कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। देखो तो सही लिखा है क्या, एक बार जस्ट चेक कर लेना, यस ठीक है। और ओमेगा इज क्यू बी बाई एम ना, हाँ सर। तो ये हो जाएगा एम ई बाई बी एंड दिस इज क्यू बी ओवर एम। ये m गया, ये b गया, और यहाँ पे बचा कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो यहाँ से ये q भी काट देते हैं सब में, q भी कट जाएगा सब में, देखो ये q और ये q भी कट गया। तो आपके पास vx की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट आर यू गेटिंग फॉर vx? vx इज कमिंग आउट टू बी p नॉट बाय p नॉट into 1 minus cos omega t e by b into 1 minus of 1 minus cos omega cos omega t. Can you see this? Everybody clear है ना? दिख रही है सबको? तो ये x डायरेक्शन का भी वेलोसिटी आपको मिल गया है। एक चीज नोटिस करो, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? साइन फंक्शन है तो प्लस माइनस 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, राइट? यस सर। कैन यू से द सेम थिंग फॉर vx? no ये 0 और 2 v नॉट से सेट करेगा। दिस इज अ नॉन नेगेटिव टर्म, राइट, है ना? यस सर। हाँ सर हमेशा पॉजिटिव, डायरेक्शन सेम था ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही है, राइट, हमेशा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में वापस आने का कोई चांस है क्या? नहीं नहीं एक कोऑर्डिनेट जो वो क्रॉस कर चुका है, एक्स डायरेक्शन में जो भी एक कोऑर्डिनेट को वो क्रॉस कर चुका है, क्या कभी भी उस कोऑर्डिनेट पे वो वापस आएगा? नहीं नहीं आने वाला। आ रही बात समझ में? उसमें कभी भी वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। ये इसी चीज को ये सजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट होनी चाहिए वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन की होनी चाहिए, नहीं? राइट, इसी को आप dx by dt लिख लोगे तुरंत से वो भी मिल जाएगा आपको,
अगर इसी को आपने लिख लिया dx, ये हो जाएगा आपका e बाई बी, और इसके साथ dt यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी dt हो गया। और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन dx 0 से लेके x तक, और ये इंटीग्रेशन dt 0 से लेके t तक, ये भी इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल गई आपको e बाई बी मल्टीप्लाइड विथ t माइनस ऑफ, और ये तो आपके पास कोसाइन का इंटीग्रेशन विल बी साइन, राइट, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यही रहेगा ना, एक बार चेक कर लो। यस सर। यस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज e बाई बी इंटू टी माइनस ऑफ ओमेगा इज क्यू बी बाई एम। तो ये हो जाएगा एम ई स्क्वेयर, सॉरी ई स्क्वायर क्यों होगा, एम ई डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ऐसा ही टर्म आ रहा है, राइट। अब इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है, इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है या नहीं है? यस सर। हाँ सर, ये वो पीरियोडिक इन्फ्लेक्शन दे देते चलते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, इसको एनालाइज करने का एक तरीका हो सकता है, आप लीनियर फंक्शन और साइनसोइडल फंक्शन का जस्ट डिफरेंस चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप पास में अगर ऐसे सोचो, यहाँ पे पास में बना देता हूँ, जगह तो कम है बट ठीक है चलेगा। यहाँ पे अगर सोचोगे ऐसा, तो एक तो लीनियर फंक्शन है और एक है आपका साइनसोइडल फंक्शन है। इनकी जब डिफरेंस आप चेक करोगे, इनकी डिफरेंस को चेक करो, ये देखो ये डिफरेंस आपको दिख रही है, डिफरेंस कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। कंटिन्यूअसली क्या क्या फिर से बोलिए। मुझे आपकी बात ही नहीं सुनाई दे रही, आपकी वॉइस जो है वो कट कट के आती है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। आप लोगों को उसकी वॉइस आ रही है क्या, या मेरे तरफ की प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं नहीं आ आ रही रही। सर। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तो हमें मिल गई, एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गई, वाई कोऑर्डिनेट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ठीक है, लेट मी शो यू इंटरेस्टिंग चीज। आपने क्लास 11 में साइक्लॉइड पाथ के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? यस सर, याद। हाँ ये साइक्लॉइडल पाथ किस में पढ़ाया था आपको, बताइए। प्योर रोलिंग में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। गुड। जब एक चक्का प्योर रोलिंग करे तब उसमें जो लोकस हम फाइंड करते हैं, ये बेसिकली हमने देखा था। एक बार जैसे आपको एक बार रिकैपिचुलेट कराता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि भाई ये इक्वेशन एक्चुअली साइक्लॉइडल पाथ का ही है, जो हमने फाइंड किया ना वो साइक्लॉइडल पाथ का ही था। एक बार चेक करो, अगर सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट की, सॉरी सेंटर की वेलोसिटी को अगर मैं v दिखा रहा हूँ और एंगुलर वेलोसिटी सपोजली मैं ओमेगा शो कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं सर्कमफेरेंस का जो बॉटम मोस्ट कांटेक्ट पॉइंट है उसके लोकस में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कांटेक्ट पॉइंट जो है इसको मैं फिलहाल के लिए ए मार्क कर देता हूँ, और थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन शो करता हूँ। मान लेते हैं रोल करके थोड़ा आगे मूव कर चुका है, लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है, कि रोल करके थोड़ी आगे निकल चुका है। अब ये मान लिया हमने कि सेंटर यहाँ पे कहीं पहुंच चुका है, ठीक है, सेंटर यहाँ पे पहुंच चुका है। दिस इज t इक्वल टू 0 का सिचुएशन एंड दिस इज टाइम t का सिचुएशन। तो सेंटर कितना डिस्टेंस आगे मूव कर चुका होगा, vt, राइट। तो ये डिस्टेंस हमने दिखा दिया, दिस डिस्टेंस इज vt, और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी था, तो पॉइंट ए अब उठ के थोड़ा तो कहीं ना कहीं ऊपर आ चुका होगा, आ Yes, चुका sir. होगा, राइट। ये पॉइंट ए है सर्कमफ्रेंस का जो ऊपर आ चुका है। कितना ऊपर आ गया ये आप बता सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी तो आपको पता है, टाइम भी पता है, तो क्या ये एंगल पता चल गया आपको, ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी। राइट। अब ये चेक करो कि इसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन की आप चेक कर लो। y is equal to r into 1 ये minus सारे cos हैं। omega t। ये चेक करो कितनी है, दिस इज आर कॉस ओमेगा टी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, r into 1 minus cos omega t। 1 minus वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। गुड। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस ओवर हियर, r sin r omega t। sin omega t। आर साइन ओमेगा टी। तो अब ये बताइए कि ए का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, vt minus r sin omega t। हाँ वी टी माइनस ऑफ आर साइन ओमेगा टी।
अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये उसकी वाई कोऑर्डिनेट है। अगर मैं ओरिजिन ए को ओरिजिन चूज कर लूँ, ठीक है, ए हमारा इनिशियल लोकेशन पे जहाँ था वो ओरिजिन था, और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये उसकी वाई कोऑर्डिनेट है, और ये वाली जो टर्म है ये क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, है ही नहीं हाँ है? सर। आप यस सर। हमने जो इक्वेशन निकाला था वाई और एक्स के लिए, एक बार उसको भी एनालाइज करो, चेक करो ये वाली टर्म को आप इससे कंपेयर करो, क्या आपको दिख रहा है सेम है? हाँ सर। यस यस। मतलब ये वाला टर्म क्या था, आर था ना, रेडियस आर। ऑफ कर्वेचर। राइट? और तुम खुद ही सोच के देखो, ये पॉइंट ए मैक्सिमम ऊपर कितना जाएगा, 2r जाएगा, नहीं जाएगा? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. तो इस वजह से ये वाला टर्म आया है, समझ आ रही है? ठीक है, Yes, sir. हाँ इससे सर। कंपेयर करो, ये वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी, चेक करो, ये दिख रही है आपको, वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली बेसिकली इस तरह के सिचुएशन में जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में साइमल्टेनियसली मूव करने के लिए छोड़ते हो, तो फिर इस केस में इसकी पाथ क्या होगी, आपकी साइक्लोइडल पाथ होती है। तो इसको आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, दिस इज साइक्लोइडल पाथ। समझ आइए सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, पूरी एनालिसिस में क्लियर है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आई गेस? ठीक है, नो सर, नो तो कंफ्यूजन। सर हाँ एक्स सर। एक्सिस को जब फिर से कट करेगा तो उस पॉइंट 8 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा। ना 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 ना, जब यहाँ से यहाँ आएगा, ये जब वापस पहुंचेगा, ये वाला डिस्टेंस 8 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तुम आधा थ्योरी याद रखते हो, आधा भूल जाते हो। अच्छा। ये वाला पाथ लेंथ होता है ना जो 8r है, हाँ सर, साइक्लोइडल पाथ आधा कहीं का, ये वाला डिस्टेंस तो 2πr आएगा। हाँ सर, समझ। जब ये चक्का रोल करके एक कंप्लीट रोटेशन मार देगा, तब ये वाला पॉइंट ऊपर से उठ के जब ये नीचे आ जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा, एक रोटेशन नहीं हो जाएगा यहाँ पे? हाँ सर, सरकमफेरेंस कर देंगे। फिर बकवास कर रहे हो, Sir, बोलिए। sir, আসলে my doubt is that এই সাইক্লোইডাল পাথটা যে এটা হবে, তো ওই ওই ট্রান্সলেশন প্লাস রোটেশনের কেসটা যদি না জানতাম, তাহলে ওই ইকুয়েশনটা দেখে আমি কি করে বলতাম যে এটা হবেই সাইক্লোইডাল পাথ? तुमको अगर ग्रेविटेशन के बारे में कोई नहीं बताता तो तुम कैसे जानते ग्रेविटेशन क्या होता है? আচ্ছা 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 আচ্ছা। जवाब मिल गया तुम्हें? हाँ सर। ठीक, बिना जाने कोई कैसे जानेगा? मुझे भी किसी ने बताया तभी तो मैं जानता हूँ ना भाई, तुम्हें भी कोई बता रहा है तभी जानोगे, और नहीं तो फिर बैठ के रिसर्च करना तो एक डिफरेंट फील्ड हो गया ना। पहले वहां पे उतना औकात बना लेंगे, फिर वो करेंगे वो काम। साइक्लोइडल पाथ कैसे जानूंगा? साइक्लोइडल पाथ जान के ही तो जानेंगे, और कैसे जानेंगे? आई गेस सारे एग्जांपल्स तो कवर हो गए ना, जो भी लास्ट डे दिए थे मैंने, यही हाँ सर। लास्ट है। यस चलो अब दो सर, तीन आपने क्वेश्चन। कौशबा ग्रुप में वो भेजा था? क्या कौशबा ग्रुप में कुछ और भेजा? नहीं सर, आपने दियाला ग्रुप में कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा था इसलिए। डॉक्यूमेंट नहीं भेजा था मैंने? नहीं सर। ओके, अच्छा ठीक है, पीडीएफ शायद अटैच करना भूल गया होगा ना शायद, बट रिकॉर्डिंग के वक्त बोला नहीं था मैंने कि हाँ कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, फिर उसको अटेम्प्ट कर लेना, ऐसा शायद कुछ बोला तो। but ठीक है, चलो एनीवेज कोई बात नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो क्या आ रहा है, खुद से ट्राई करो। दो तीन क्वेश्चन अभी अब तुम्हें ट्राई करना है। 5 मिनट है तुम्हारे, 5 मिनट नहीं है, 3-4 मिनट काफी होता है, 3-4 मिनट देगा। देखो, साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, जब आप थीटा लिखते हो ना, ये 30 डिग्री तक लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। टैन मतलब, बट वो साइन थीटा को आप टैन थीटा नहीं लिख सकते। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू लिख लो, वो 30 डिग्री तक अप्रोक्सीमेटली सही हो जाता है, क्योंकि सोचो साइन 30 कितना आप एक्सपेक्ट करते हो, हाफ आएगा, यस सर। राइट? यस सर। और साइन 30 का मतलब है कि थीटा अगर उससे इक्वेट कर रहे हो तो कितना है, π/6 है, सर क्लोज टू। और पाई की वैल्यू तो 3.14 है। सो 3.1 यस को 5/6 करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, सर, क्लोज टू। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे तो तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा ही चाहिए ना, यस सर। तो वो चीज़ है, ठीक है। ओके सर। देखो अभी चेक करो, मैं करता हूँ।
सबसे पहले इसकी जो व्यू है वो चूज करना आप लोग सीखो कि कौन से व्यू में क्वेश्चन सॉल्व होती है। इसके लिए आपको कभी भी ये वाली जो व्यू है ये कन्वीनियंट नहीं होगी, क्योंकि आप डिस्टेंसेस वगैरह अच्छे से मार्क नहीं कर पाएंगे। कौन सी व्यू में हमें कन्वीनियंट दिखेगा क्वेश्चन? कौन सी व्यू में? फ्रंट व्यू। साइड फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में अगर देखोगे तो बहुत ही कन्वीनियंट दिखेगा। तब उस केस में क्या दिखेगा आपको? ये वायर जो है वो ऐसा टिल्टेड दिखेगा, ऐसा टिल्टेड दिखेगा। इसमें इस वाले एंड पे यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, फिर इधर नीचे चला गया, फिर करंट आपको अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, फिर एक वायर से फिर ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। ऐसा सिचुएशन आपको दिखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ उसने दे रखी है? वर्टिकल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। दिस इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का फील्ड। अच्छा, इस पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं ताकि हम कन्वीनियंटली इसको लोकेट कर पाए। इसे मैं ए सी कह लेता हूँ, ठीक है, ए सी। तो डायग्राम में भी मैं यहाँ पे ए और सी को मार्क कर रहा हूँ। वर्टिकल से ये एंगल को थीटा दे रखा है, ये थीटा आपका 20 डिग्री है। तो अगर इस लेंथ को हम एल मान रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग दिस लेंथ टू बी एल, तो क्लियरली सबसे पहले तो ये डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। इस तरफ का ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी एल कॉस थीटा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी एल साइन थीटा। अब आप एक एक करके फोर्सेस सारा दिखाओ। उसने कह रखा है कॉपर वायर विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रखा है बेंट टू मेक 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तीनों की मासेस नहीं बोली उन्होंने, दे हैव नॉट सेड व्हाट द मास ऑफ दीज एलिमेंट्स आर। तो उसकी मास पर यूनिट लेंथ को कुछ भी एक मान लेते हैं, लैम्डा है। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, इसको अगर मैं एम मान लेता हूँ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल को मैंने एम अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इन एलिमेंट्स पे अगर फोर्सेस दिखाऊं, सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं। इस पे फोर्स किस तरफ आएगा? आई एल क्रॉस बी करो, किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है या नहीं? बट इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, मतलब ठीक ऊपर ऑपोजिट साइड पे एक और करंट कैरिंग वायर है, जिसमें करंट किस तरफ है? उल्टे तरफ है। तो फोर्स भी किस तरफ हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, होगा ही नहीं। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि एक बाहर की तरफ फोर्स होगा F, और एक अंदर की तरफ भी फोर्स होगा, ये भी F। सही किया है क्या मैंने? सही किया ना? यस। हाँ Yes, सर। ये कम से कम ये समझ आना चाहिए कि हम भूले नहीं है इस फोर्स को। इसका कोई रोल नहीं है एक्चुअली इसका, क्योंकि इसकी वजह से इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी एक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। और दूसरा ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो कोई रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट नहीं करने वाले लोग। तो नहीं भी दिखाते तो भी चलता, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि हमने इसको भूला नहीं है। ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंटली आंसर आ गया, बट हम भूले नहीं है इसको। अब हम नीचे वाले वायर के एंड पे आते हैं। उसमें करंट किस तरफ है? अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ करंट है और फील्ड आपका ऊपर की तरफ है। तो एल क्रॉस बी करोगे, राइट की तरफ फोर्स दिखेगा आपको। सो you'll सी दैट राइट की तरफ एक फोर्स आ रही है, एंड दैट फोर्स इज आई एल मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है ना ये? यस। राइट। अब आता है इनका वेट का कंपोनेंट्स का काम। अब इनके वेट के कंपोनेंट्स का काम आएगा। तो एक तो यहाँ पे दिखाएंगे आप, इस एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे एक mg इधर आएगा, और यहां से आप 2 दिखाएंगे, 2 mg दिखाएंगे। सही किया है क्या मैंने? सही किया है क्या? हाँ सर। यस सर। इधर से इधर का डिस्टेंस ये कितना होगा? L/2 साइन थीटा, करेक्ट है? यस सर। हाँ सर। तो टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2mg इंटू L/2 साइन थीटा प्लस mg इंटू L साइन थीटा, दिस शुड बी ILB इंटू L कॉस थीटा। सही लिखा है क्या? यस सर। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये 2 कट गया, यहाँ से ये L और ये L भी कट गया, यहाँ से आ गया आपके पास 2mg इज इक्वल टू IL² इंटू बी इंटू कॉट थीटा आ रही है। करेक्ट है ना? और हमें निकालना क्या था यहाँ पे? फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इफ ऑन पासिंग थ्रू करंट वगैरह दे रखा है। तो बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो दिल बी 2mg डिवाइडेड बाई IL² इंटू कॉट ऑफ थीटा, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है। जनरली इसमें एंगल जो है 20 डिग्री का इसलिए क्योंकि इरोडो का क्वेश्चन है, तो इरोडो में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, उनके पास डेटा दिया हुआ रहता है, वो आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जनरली आपको डेटा दिया हुआ होगा, और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो फिर मैंने आपको लॉजिक ऑलरेडी बता दिया कि साइन 20 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री लेके कैलकुलेशन कर लेना,
और उसके बाद cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेना, उससे भी आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई है। Yes. बैलेंसिंग Yes, sir. कौन किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? आपको नहीं समझ आया ये इक्वेशन देख के? हाँ वो एक बार बताएंगे? आप पहले सोच के बताइए, इंटीरियर से बढ़ाने से नहीं होगा ना, बुद्धि भी बढ़ाइए। आप बताइए किसके अबाउट किया है? सर एक के अबाउट पॉइंट ए हाँ पॉइंट ए के अबाउट किया है। ऑब्वियसली, और पॉइंट ए के अलावा और हाँ कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसके अबाउट में हाँ मतलब पूछ तो रहा mg के था। साथ L/2 हाँ sin थीटा मार्क कर रहा हूँ। इक्वेशन देख के तुम्हें समझ आना चाहिए था, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे ये सवाल का जवाब। अच्छा एक चीज सर में আপনি यहाँ पे एक एल काटना भूल गया ना, ওটাই বলি। ये एक एल काटना भूल गया, यहाँ पे चेक करो, ये एक एल कटना भूल गया यहाँ पे, तो ये एक एल छूटेगा यहाँ पे, एल बी रहेगा, और यहाँ पे भी एक एल हटेगा। ठीक है, तो वैसे m is also equal to lambda L, तो उधर भी तो क्या कर सकते हैं? क्या And एम lambda is equal to rho a. M is equal to lambda L and lambda is equal to rho a. रो दिया हुआ है? So मतलब कॉपर दिया हुआ है तो हाँ I guess- कॉपर दिया हुआ है तो उससे मिल जाएगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है, अब तो ऑब्वियस है, कॉपर है तो उसके लिए डेंसिटी आपको दी हुई डेटा होती है वो वही मान लेते हैं, तो कॉपर के लिए डेंसिटी वुड बी गिवन। ठीक है, तो उसको लास्ट में बस उसको रीअरेंज कर देते हैं वैसे ही, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मास को लिख लेंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी डिवाइडेड बाई करंट इंटू लेंथ इंटू कॉट थीटा, ये लेंथ कट जाएगा, सो दिस विल बी 2 रो ए जी डिवाइड बाई आई कॉट थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। স্যার আগের কোয়েশ্চেনটাতে हाँ যদি লোরেন্স ফোর্স ক্যালকুলেট করা হতো, এর আগেরটা, এর আগেটাতে হ্যাঁ, হ্যাঁ যদি লোরেন্স ফোর্স ক্যালকুলেট করা হতো তাহলে কি সেটা সেম পেতাম সবসময়? हाँ क्यू इंटू वी क्रॉस भी आपको सेम ही मिलने वाला है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको ये बात समझ आना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होता हुआ देखोगे, और वो चेंजेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये मत सोचना कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वही वाला वैल्यू ले लें जो पहले ही ले रहे थे। ठीक है, ये सब चीजें दिमाग में घुसाओ भी मत कि फ्रेम चेंज करके हम लॉरेंस फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें दिमाग मत घुसाओ भी मत। ठीक है, जो चीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलो इसको करो, ट्राई करो। सो जो भी फोर्स आनी है वो स्ट्रेट सेगमेंट पे ही आनी है, और पास वाले एलिमेंट्स के लिए जो फील्ड होगी वो स्ट्रांगर होगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फील्ड आपका वीकेंड होता जाएगा। तो ऐसे आप शो कर सकते हो कि पास के एलिमेंट के लिए फील्ड स्ट्रांगर है और दूर के एलिमेंट के लिए फील्ड वीकर है, ऐसा। ठीक है, समझ लेते। अब यही सेम सिनारियो आपको इधर भी दिखना है, दूसरे दूसरे वाले हाफ में भी, बट अगर मैं यहाँ पे सपोजिटली किसी भी एक रैंडम डिस्टेंस पे जाता हूँ, इमेजिन करो एक रैंडम से डिस्टेंस पे गए, इसको मैंने x चूज कर लिया, और यहाँ पे एक पतला सा एलिमेंट चूज कर लिया जिसकी थिकनेस को मैं dx चूज कर लेता हूँ, और इस पतले से dx वाले एलिमेंट में करंट जो है वो आपकी राइट की तरफ जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दिख रही है वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, तो dl क्रॉस b करे तो बाहर की तरफ आपको फोर्स दिखेगा, तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रही होगी, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ है, दिस इज df विच इज आउट ऑफ द प्लेन। इसी के ठीक करस्पॉन्डिंग अगर आप इधर पे आ जाओगे, इधर पे आ जाओगे, सो क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा यहाँ का एलिमेंट पे, यहाँ का जो एलिमेंट है इस पे क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हाँ फोर्स, सर समझ रहा हूँ। Yes. बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ सर सर। उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स मिलेगा आपको df नीचे की तरफ मिलेगा। अगर आप देखोगे तो ये कपल ऑफ फोर्स है ना, अगेन एक हाँ कपल सर। ऑफ फोर्स है, हाँ सर और इस कपल के बीच का लाइन ऑफ एक्शन कितने दूर पे है, क्या आप ये बता सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या आपको दिख रहा है? 2 r Yes. sin 2 phi। गुड, सो दिस लेंथ इज 2x into साइन ऑफ Sin 5. 5, 2 5 sin phi। साइन 5 होगा। हाँ सर sin phi। तो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया है, और इसकी वजह से आपको टॉर्क का इफेक्ट भी दिख रहा होगा। करंट इस मतलब एक तो डीएफ इधर है, दूसरा डीएफ इधर है, तो आपको इस डायरेक्शन में आपको टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, राइट है ना? तो इसको बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि इस डायरेक्शन में एक टॉर्क मिल रही है डी टाउ,
मिल रही है ना? यस सर। ठीक है, लॉजिकली एक बार मैग्नेटिक मोमेंट के कंसेप्ट से सोचो तो ठीक मिल रहा है क्या हमें? मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है? अंदर की तरफ। यस और सर। फील्ड किस तरफ है? इस प्लेन में इस तरफ है, तो इसको इधर ही तो घूमना चाहिए था ना, है ना? यस सर। राइट, यस वो ठीक भी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो आ रहा है वो परफेक्ट भी आ रहा है। तो अब अगर मैं डी टाउ का एक्सप्रेशन लिखूं तो डी टाउ विल बी डी एफ, विच इज, इसका करंट कितना दिया था? आई। So I into dx into b, which is mu naught into I naught divided by 2 pi into x। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ ये तो फोर्स हो गया df, और इसके साथ आपको 2x साइन फाई मल्टीप्लाई करनी है। आप अगर देखोगे तो ये 2x ये तो कट गया, और आपको यहां से एक्सप्रेशन मिल जाएगा टाउ नेट निकालने का। दिस विल बी म्यू नॉट आई नॉट इंटू आई बाई पाई मल्टीप्लाइड विथ साइन फाई, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ, ये क्या आ रहा है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ dx। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? a से b तक, तो a से b सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई नॉट इंटू आई बाई पाई इंटू साइन फाई इंटू b माइनस a। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। ठीक है, ओके। एक चीज कॉलिक, जो आपके सोल्यूशन में आपको जो एक कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या था? अच्छा, मैं सबको बताता हूँ कॉलिक ने क्या किया था, उसके बाद आपको जिसको भी वो कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर स्ट्राइक करे तो आप बताना कि किस तरफ आप बता रहे हो। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस नोटिस किया, उसने एग्जैक्टली यही किया था। उसने नोटिस किया तरीका, उसने नोटिस किया कि इधर एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे डीएफ मिल रहा है, तो उसने क्या किया, इस डीएफ के साथ इस एक्स डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, उसने डी टाउ लिख दिया, और उसकी को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसको टॉर्क मिल गया इन सारे फोर्सेस का, इन सारे डीएफ का। उसी तरह से उसने बोला कि इस डीएफ का भी तो टॉर्क एक ही तरफ आ रहा है, तो फिर उसने जस्ट डबल कर दिया, एक का वैल्यू निकाल के डबल कर दिया। कॉलिक आपने यही किया था? नहीं सर, मैंने एक्चुअली लूप में करंट का डायरेक्शन ही गलत दिखाया, मतलब एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, तो दोनों तरफ मेरा टॉर्क एक साइड सेम साइड आ गया, इसलिए मैंने दोनों तरफ अरे तो कर एक दिया। ही तुम्हारा तो टॉर्क एक ही साइड आई, तुमने इधर अगर करंट ऐसा दिखाया है, इसमें तो करंट ऐसा ही है। ना ना, मैंने गलत दिखाया है, नीचे का करंट मैंने उल्टा तरफ दिखाया है मैंने। अच्छा, अगर मान लो कि चलो, अच्छा ठीक है, चलो तो डबल कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमने करंट इधर ही दिखा रखा है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक की वजह से जितना टॉर्क आ रहा है दूसरे की वजह से वही आ रहा है, इसलिए डबल कर देंगे, तो इसमें कोई लॉजिक में गलती है या फिर कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे आंसर तो नहीं मैच कर रहा है उसका। दोनों वेक्टर से सेम डायरेक्शन में नहीं है। गुड, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि जब आप इसके अबाउट देखोगे तो वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसा घूमने की कोशिश करेगा, मतलब ये इससे परपेंडिकुलर आप सोचोगे तो इसके अबाउट उसका टॉर्क आ रहा है। वैसे ही जब आप इसके लिए टॉर्क कैलकुलेट करोगे इसके लिए, तो फिर इसका जो टॉर्क आएगा वो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, और फिर जब इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। क्या आप सबको ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, मैंने भी सेम मिस्टेक करके जीरो कर दिया, तो कैंसिल कर ये दिया टाउ है, तो ये टाउ है, ये 90 माइनस 5 है, तो इधर ऑब्वियसली आ जाएगा क्या, 2 टाउ साइन टाउ 5 साइन फाइव। आएगा ना। और फिर अगर करते तो आंसर मैच कर जाता। समझ आई है आप सबको या नहीं आई है? हाँ यस। सर ठीक। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट ये सब चीजें अच्छी है। ये सब गलतियां बहुत अच्छा गलती है कि हाँ इस तरह का गलती करो तो एटलीस्ट आपको ये भी पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये इस तरह से बहुत कोई हो जाएगा कि जिसको ये दिख जाएगा और फिर वो ये गलती करके निकल जाएगा, उसको लगेगा सब ठीक कर दिया, बट एक्चुअली गलत हो जाएगा ये। आपको टॉर्क कैसे लिखना होता है, किस डायरेक्शन में टॉर्क आता है, आपको ये तो मार्क करना आना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और सोल्यूशन बता रहा था, जो अब वो दूसरा सोल्यूशन देखो। ये सोल्यूशन आप खुद से घर में ट्राई करेंगे, जहाँ हड़बड़ करके लिखो नहीं, ध्यान से सुनो। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सुनता है और उसको खुद से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा यहाँ पे सपोजली एक्स डिस्टेंस पे आपने ये जो एक पतला सा रिंग मतलब आर्क जैसा बनाया है, डीएक्स थिकनेस का एक और आर्क बना लो यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे पतले पतले छोटे छोटे इसको मल्टीपल लूप्स में डिवाइड कर दो। कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब ऐसे सोचो कि इस सेंट्रल लाइन से, इस सेंट्रल लाइन से आप इधर पे किसी भी आर्बिट्री एंगल थीटा पे गए,
और डी थीटा का एक पतला सा स्ट्रिप चूज कर लिया, ठीक है, दिस इज डी थीटा। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिख रही है, यहाँ पे ऐसे एक एलिमेंट, हाँ ये एक एलिमेंट दिख रहा है, हाँ ये इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा डीएम, यस और उस डीएम के ऊपर आप टॉर्क डी टाउ निकाल सकते हो डायरेक्टली डीएम क्रॉस बी करके। हाँ सर हाँ यस और इसी टॉर्क का अगर मैं पेयर वाइज इधर भी ढूंढ लूं तो उनका वेक्टर सम करना आसान हो जाएगा, यस और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें डबल इंटीग्रेशन आएगा। आप डबल इंटीग्रेशन का एग्जांपल आपको दिखाया एक बार पहले, दिखाया ना। यस सर वो पेरिफेरी ऑफ yes, the periphery of a disk. तो ये वाली डबल इंटीग्रेशन आप खुद से करके ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक बार आपको थीटा वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक बार रेडियस वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसे एलिमेंट के लिए निकाल लेना, मतलब ये पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस पे निकाल लेना, तो उसमें थीटा वेरिएबल दिखेगा, आर वेरिएबल नहीं दिखेगा। उसके बाद एक बार वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तब सेकंड इंटीग्रेशन कर लेना, उसमें आप आर को वेरी कर देना। आई बात समझ में आपको क्या बोला मैंने? हाँ सर। Yes, तो sir. मैं यही मतलब इनिशियली यही करने जा रहा था, लेकिन उसके बाद देखा कि ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अभी आप ट्राई करना, ठीक है, ठीक बन है। जाएगा। और आंसर तो आपको पता चल गया, तो एटलीस्ट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि आंसर पता हाँ रहता तो एटलीस्ट आप पता चल जाता है कि क्या करना है आगे, है ना। तो अभी ट्राई करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। ठीक है इसमें सर। और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटैच्ड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन अटैच्ड हैं। ये 4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से खुद से अटेम्प्ट करके देखेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, टाटा। স্যার টর্কের ভুলটা আরেকবার বলবেন, কি টর্কে যেটা দেখালেন না ভুল হয়েছিল যেটা? ये लड़का एक ही चीज को 50 बार रिपीट करवाएगा। यहां से अगर आपको फोर्स दिख रही है बाहर की तरफ है तो टॉर्क इस डायरेक्शन में नहीं है। अब बोलेगा कि ये कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जब फिंगर्स कर्ल करते हैं तो थंब का जो डायरेक्शन दिखता है वही उसका टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो जब आप बोलते हो ऐसे टॉर्क बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर थंब ऐसा है, मतलब ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। तो वैसे ही जब आप इसके अबाउट यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, आपको टॉर्क ऐसा दिख रहा है, ऐसा, मतलब यहाँ पे इस वायर को आप किधर घुमा रहे हो, इस वायर को आप ऐसे घुमा रहे हो, तो ऐसे घुमा रहे हो तो घूम कैसा रहा है, ऐसा, ऐसा घूम रहा है, ऐसा, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क है। ঠিক আছে तो इसके लिए जैसे ऐसा है, इस वाले के लिए ऐसा है, और इनका फिर रिजल्टेंट इधर आएगा। ঠিক আছে अच्छा ये चीज़ ये होगा कि आप ये भी लिख के रख लो, ताकि ये अच्छा है कि आपको ये कम से कम याद रहेगा कि भाई ऐसे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं हमसे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, टाटा, Good night, sir. नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर।